हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। मूवी की स्टार्टिंग में हमारे मेन लीड का रोमांस दिखाया जाता है। बू जिन सिंह जियान सी यू जो एक एंकर है उसे कहता है कि मुझे ऐसे टच मत करो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। सी यू कहती है कि अब मैं तुम्हें दोबारा टच नहीं कर पाऊंगी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूंगी। जिसे सुनकर जिन सिंह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि क्या तुम मुझे छोड़ रही हो। सी यू उसे 5 मिलियन का चेक देती हुई कहती है कि ये तुम्हारा लास्ट पेमेंट है और ये घर कंपनसेशन के तौर पर मैं तुम्हें देती हूँ। अब हम इस रिलेशन को और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा हस्बैंड वापस आ रहा है। जिसे सुनकर जिनसिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सी यू कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, और वहाँ से जाने लगती है। जिसे सुनकर जिनसिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं सी यू उसे देखकर सोचने लगती है, मैं 3 साल से इस मेल मॉडल के साथ हूँ, मुझे इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और अपने बिताए हुए पलों को याद करने लगती है जिसमें जिनसी उसे खुश करने के लिए कुछ भी करता था। वहीं जिनसी गुस्से में सोचता है कि मुझे आज तक किसी ने डम नहीं किया। सीयू अपने हस्बैंड को लेने एयरपोर्ट जाती है और देखती है कि उसका हस्बैंड यान फैन और उसकी बेस्ट फ्रेंड शियान लिंग साथ में आ रहे हैं और सोचने लगती है कि तुमने मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर यांग लिंग यांग फेंग से कहती है कि तुम सीयू से शादी करने वाले हो। तो यांग फेंग कहता है कि मैं ये शादी बस अपने ग्रैंडपा की वजह से कर रहा हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। मैंने अब्रॉड के लिए अप्लाई कर दिया है, शादी होते ही हम दोनों अब्रॉड चले जाएंगे और मैं उसे टच भी नहीं करूँगा। तभी वहाँ पर सीयू आ जाती है और उन दोनों को साथ में देखकर हैरान हो जाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे फियांसे हो। तो यांग फेंग कहने लगता है कि मुझे ग्रैंडपा ने फोर्स किया है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अगर तुम्हें हमारे रिश्ते से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम भी किसी और आदमी को ढूंढ सकती हो। फ्लैशबैक खत्म होता है और सीयू बड़े प्यार से यांग फेंग के पास आकर उसे हस्बैंड कहकर बुलाती है। जिसे देखकर यांग फेंग पहले तो हैरान हो जाता है कि 3 साल में ये कितना ज़्यादा बदल गई। फिर अपने फेस पर वही गोल्डनेस लाते हुए कहता है कि मुझे हस्बैंड मत बोलो। तभी लिंग नाटक करते हुए अपने पेट पर हाथ लगाती है जिसे देखकर सीयू कहने लगती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। लिंग नाटक करते हुए कहने लगती है कि मैं तुमसे मिसेस यान होने के लिए कंपटीशन नहीं करना चाहती, प्लीज हमारी मदद करो। तो सीयू कहने लगती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगी। पुराने टाइम पर ऐसे ही जब कोई मिस्ट्रेस बच्चा पैदा करती थी तो घर की मालकिन ही उनकी माँ कहलाती थी, तो तुम्हारा बच्चा भी मुझे ही मदर बोलेगा। जिसे सुनकर वह लोग हैरान हो जाते हैं। यांग फेंग कहने लगता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। सीयू मुस्कुराती हुई उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम सोच लो, तुमने ग्रैंडपा से मिलने इसके साथ जाना है या मेरे साथ, और वहाँ से चली जाती है। जो देखकर यांग फेंग लिन से कहने लगता है कि तुम होटल जाओ, मैं ग्रैंडपा से मिलकर आता हूँ, और वहाँ से सीयू के साथ चला जाता है। फिर दिखाया जाता है यान फैन सीयू को सुनाने लगता है कि तुम लिंग को परेशान मत करो, 3 साल से यान फैमिली ने बहुत ज़्यादा तुम्हें कंपनसेट कर लिया है, अगर तुम्हें और ज़्यादा चाहिए तो भूलो मत, मैं तुमसे कभी भी मिसेस यान की पोजीशन छीन सकता हूँ। सीयू कहती है तो ठीक है, हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं। जिसे सुनकर यान फैन हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। सीयू कहती है मैं भी तुम्हारी मिस्ट्रेस से 3 सालों से कम्पीट कर कर थक गई हूँ, अब ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुका है, अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पूरी फैमिली रीयूनियन हो जाए। वैसे भी अब लिंग प्रेग्नेंट है तो हमारा अलग होना ही बेहतर है। और सोचने लगती है कि सिर्फ यही वजह नहीं है, अब मैं सच में इस बेकार सी शादी से दूर होना चाहती हूँ क्योंकि मैं सारी उम्र इस खोखली शादी में नहीं रहना चाहती। जिसे सुनकर यांग फेंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, क्या तुम्हें डर है कि लिंग तुम्हारी जगह ले लेगी, इसीलिए तुम मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। पूरी यान फैमिली मिलकर खाना खा रही थी। तभी यान फैन की मॉम पाए एन उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को वापस लाने की। जिसे सुनकर यान फैन गुस्से में सीयू की तरफ देखता है। सीयू कहने लगती है कि मैंने कुछ नहीं बताया। तो मॉम कहती है मुझे ये सीयू ने नहीं बताया, किसी ने तुम्हारी एयरपोर्ट पर फोटो खींची थी, उसी से मुझे पता लगा तुम उस घटिया लड़की को वापस अपने साथ कैसे लेकर आ सकते हो।
तुम सीयू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ग्रैंडपा भी यानफेन पर भड़क जाते हैं तो यानफेन इनफ एक्सप्रेशन के साथ उनसे कहने लगता है कि मैं अब्रॉड में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था, आपने मुझे यहाँ पर वापस क्यों बुलाया। ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि हमारी कंपनी की हालत ठीक नहीं चल रही है तो मैं चाहता हूँ तुम उसे संभालो। यानफेन कहता है कि मैंने सुना है इसके लिए तो पैराडाइक्स रिजॉर्ट प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा हमारी कंपनी को दोबारा से अच्छे से खड़ा करने के लिए, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल है अगर हम बू जिनसी से मिलें और उसे इम्प्रेस करें, क्योंकि वही उस पूरे प्रोजेक्ट को मेंटेन कर रहा है। बू जिनसी का नाम सुनकर सीयू सोच में पड़ जाती है कि नहीं नहीं, ये कैसे वो हो सकता है, एक ही नाम के और भी बहुत सारे लोग होते हैं, वो तो बस एक बार का मेल मॉडल है और ये प्रिंस ऑफ बीजिंग। ग्रैंडपा यानफेन और सीयू दोनों को ही बू फैमिली की ग्रैंडमदर का बर्थडे पार्टी इनविटेशन कार्ड देते हुए कहते हैं कि यहाँ पर बू जिनसिंग ज़रूर आएगा और तुम दोनों जाकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करो और हमारी कंपनी के बारे में बताओ, जिससे वह हमारी कंपनी को यह प्रोजेक्ट दे दे। वहीं सीयू सोचने लगती है कि मुझे यांग फैंग के लिए नहीं, यांग फैमिली के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट लेना ही होगा, क्योंकि जब पहली बार उन्हें पता चला कि मैं यांग फैमिली की मिस्टेकन डॉटर हूँ तो उन्होंने मुझे बड़े ही प्यार से अपना लिया और मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया। इन 3 सालों में उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वहीं मॉम सीयू से कहने लगती है कि अब यांग फैंग घर वापस आ गया है तो तुम भी यहीं वापस रहने आ जाओ और हमें जल्द ही पोता पोती की शक्ल दिखाओ, जिसे सुनकर यांग फैंग को कुछ खास खुशी नहीं होती। सीयू और यानफेन अपने रूम में जा रहे थे, तभी यानफेन सीयू को डांटते हुए कहने लगता है कि ग्रैंडपा और मॉम की वजह से ये मत सोचने बैठ जाना कि मैं तुम्हें बच्चा दे दूंगा। तो सीयू कहने लगती है कि मुझे भी नहीं चाहिए तुमसे बच्चा। तभी यानफेन को लिंग का कॉल आता है और वह बात करने के लिए साइड में चला जाता है। सीयू उसे देखकर सोचने लगती है कि तुमने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया, इवन तुमने मुझे कभी टच भी नहीं किया, मेरा पहला किस भी उसके साथ था। और जिनसिक के बारे में सोचने लगती है। तभी जिनसिक का कॉल आता है और वह उसे रिसीव करते हुए कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी जल्दी याद आ गई। तो जिनसिक कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सीयू कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना मेरा हस्बैंड वापस आ गया है तो मुझे उसे कंपनी देनी है, जिसे सुनकर जिनसिक गुस्से में उससे कहता है कि तुम उसके साथ नहीं सो सकती। सीयू से कहने लगती है कि वह मेरा हस्बैंड है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कंपनसेशन कम है तो मैं तुम्हें एक और घर दे दूंगी, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने जाना है। और कॉल कट कर देती है, जिसे देखकर जिनसिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी असली पहचान क्या है तुम बहुत पछताओगी। सीयू और यांग फेंग पार्टी में पहुंचते हैं, तभी वहां पर यांग लिंग भी आ जाती है और उसे देखकर यानफेन कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लिंग कहने लगती है कि मैंने सुना है यह प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने अपने कनेक्शन लगाकर इसका इनविटेशन पा लिया जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सीयू लिंग के नखरे अच्छे से पहचान रही थी, तभी लिंग तबीयत खराब होने का नाटक करने लगती है। यांग फेंग उसे संभालने लगता है। सीयू यानफेन से कहने लगती है कि भूलो मत ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर ये सब मत करो। यानफेन आसपास देखता है और सीयू के साथ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर लिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहने लगती है कि आज मैं ओल्ड लेडी को मना लूंगी और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यानफेन की जिंदगी से साइड कर दूंगी। पार्टी स्टार्ट होती है और सभी लोग ओल्ड लेडी को गिफ्ट देने लगते हैं। लिंग भी एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली नेकलेस लेकर आई थी और बहुत ज़्यादा खूबियाँ उसकी बताने लगती है कि ये नेकलेस आप पर बहुत ज़्यादा सूट करेगा। ओल्ड लेडी उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर सीयू मिसेस यान होने के नाते यान फैमिली की तरफ से गिफ्ट लेकर जाती है, जिसे देखकर ओल्ड लेडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे मिस यांग कहकर थैंक यू कहती है, जिसे सुनकर सीयू हैरान हो जाती है कि मैंने तो मिसेस यान कहकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाया, तो इन्हें कैसे पता कि मैं यांग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तभी लिंग उसकी बेइज्जती करने के लिए कहने लगती है कि माना तुम्हें धूप अगरबत्ती बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ओल्ड लेडी को ये बेकार सा गिफ्ट दे दो।
तुमने ये खुद बनाया है ना? तो सीयू कहती है कि हाँ, ये मैंने खुद बनाया है, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसकी खूबियाँ बताने ही वाली थी। तभी लिंग उसकी बेइज्जती करते हुए कहने लगती है कि तुम एक सस्ता और बेकार सा गिफ्ट ओल्ड लेडी को कैसे दे सकती हो? इसका तो पूरी कॉस्टिंग 1000 रुपये से ज़्यादा भी नहीं आई होगी। जिससे सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और सीयू समझ रही थी कि लिंग ये सब जानबूझकर कर रही है। सीयू ओल्ड लेडी से कहने लगती है कि मैंने सुना है कि आपको इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है, तो मैंने खुद ही ये मेडिसिन बनाई है। इससे आपको सोने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी खुशबू आपको रिलैक्स करेगी। जो सुनकर लिंग कहने लगती है कि अगर तुम्हारी मेडिसिन काम आ रही होती तो हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो ओल्ड लेडी उसकी बातों को इग्नोर कर कर उसकी स्मेल लेती है और कहती है कि हाँ, इसमें मेडिसिन की स्मेल आ रही है और बहुत अच्छी भी लग रही है, और खुश होती हुई कहती है कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये सुनकर लिंग का तो मुंह बन जाता है कि मेरा 8 मिलियन का नेकलेस छोड़कर उसे एक घटिया सी धूप अगरबत्ती पसंद आई। सच में ये अंधी है। अंधी वो नहीं, तू है। जिसके पास पहले ही इतना पैसा है वो तेरे पैसे का क्या करेगी? सीयू लिंग के पास जाकर उसे सुनाने लगती है कि तुमने आज मुझे नीचे गिराने की बहुत अच्छी कोशिश की। तो लिंग यांग फेंग के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि यान फैमिली इतने लोगों के सामने इंसल्टेड फील करे। तुम्हारा बेकार सा गिफ्ट देखकर अगर ओल्ड लेडी को वो पसंद नहीं आता तो तभी वह पेट दर्द का नाटक करने लगती हैं कि देखो, हमारे बच्चे को कुछ हो गया। जो देखकर यान पेन दो मुंह लाते हुए लिंग की टेंशन करने लगता है और सीयू पर भड़क जाता है कि तुम यह क्या बकवास कर रही हो, देखो तुमने इसकी तबीयत खराब कर दी। और लिंग को हॉस्पिटल ले जाने लगता है तो सीयू उसे रोकती है और कहती है कि तुम इतने सारे लोगों के सामने एक पराई औरत को हॉस्पिटल लेकर जाओगे? तुम्हें यान फैमिली की परवाह नहीं है क्या? उसकी कितनी ज़्यादा बदनामी होगी ये देखकर। यान फैन कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और लिन को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। जो देखकर सीयू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह खुद को समझता क्या है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तभी वह एक लड़की से टकरा जाती है। वह लड़की कहने लगती है कि जो गिफ्ट आपने ओल्ड लेडी को दिया, क्या आप मुझे उसके बनाने का तरीका बता सकती हैं? क्योंकि वह ओल्ड लेडी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और मैं उन्हें यह गिफ्ट बनाकर देना चाहती हूँ। शायद इससे बो जिनशिंग की नज़रों में कुछ अलग दिखूँ, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। सीयू कहती है कि ओके, मैं तुम्हें वीचैट पर रेसिपी भेज दूंगी और उससे नंबर ले लेती है। तभी वहाँ पर बाकी लड़कियाँ भी आकर रेसिपी मांगने लगती है। वह लड़कियाँ बो जिनसिंग की बहुत बड़ी फ़ैन थी और उसकी तारीफ करने लगती हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि प्रिंस ऑफ बू फैमिली आ चुका है, जिसे सुनकर सभी लड़कियाँ उसका वेलकम करने के लिए गेट पर पहुँच जाती हैं। वहीं सीयू उनकी बातें सुनकर सोचने लगती है कि ना जाने मुझे अपने प्रिटी बॉय की क्यों याद आ गई, और वह भी उसे देखने लगती है। जैसे ही वह बो जिनसिंग को देखती है वह हैरानी से सोचने लगती है कि ये बिल्कुल मेरे प्रिटी बॉय की तरह क्यों दिख रहा है। नहीं, अगर ये वो होता तो ये मेरे इतने सारे नखरे कैसे झेलता। और पुरानी बातें याद करने लगती है और कहती है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, और जानने के लिए जिनसिंग को कॉल करने लगती है। तभी बो जिनसिंग कॉल उठाकर कहता है कि हाँ बोलो। ये देखकर तो सीयू के होश उड़ जाते हैं कि 3 साल से प्रिंस ऑफ बीजिंग को वह बार मेल मॉडल समझ रही थी। 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर यान फैन शादी कर कर अब्रॉड जा चुका था, जिससे दुखी होकर सीयू बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी कि अब सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं कैसे उन्हें फेस करूंगी। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम उस गधे की वजह से दुखी मत हो, वह तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं था। तुम्हारे लिए तो बहुत से और हैंडसम लोग मिल जाएंगे, मैं खुद तुम्हारे लिए उसे हायर करूंगी, तुम मेरा इंतजार करो। और वहाँ से चली जाती है। सीयू झूलती हुई वहाँ से जाने लगती है। तभी वह बो जिनसिंग से टकरा जाती है और गिरने ही वाली थी। तभी वह उसे संभाल लेता है, जिसे देखकर सीयू उसके करीब चली जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम इस बार के मेल मॉडल हो? तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों एक साथ थे। सीयू की नींद खुलती है और बगल में जिनसिंग को देखकर वह पहले तो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि मैंने ये क्या कर दिया, और फिर सोचती है कि अगर यान फैन कर सकता है तो मैं क्यों डरूं, और जिनसिंग के करीब जाकर उसे देखने लगती है। तभी जिनसिंग की भी आँख खुल जाती है। सीयू उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें हर महीने का 1 लाख दूंगी, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। जिसे सुनकर जिनसिंग भी उसे हाँ कह देता है।
फ्लैशबैक खत्म होता है और सीयू सोचने लगती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम प्रिंस ऑफ वू फैमिली हो तो मैं कभी भी तुम्हें पैसे ऑफर नहीं करती। तभी वहाँ पर यान पेन आ जाता है और कहने लगता है कि मैंने सुना है बू जिनसिक पार्टी में आ चुका है, चलो हम उससे बात कर लेते हैं। सीयू को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वह ना जाने यान पेन को मेरे बारे में क्या क्या बक देगा, और फिर भी वह डरते हुए यान पेन के साथ चली जाती है। वह लोग जिनसिंग के पास पहुंचते हैं और यान पेन उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लग जाता है कि मेरे ग्रैंडफादर तुमसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, वह तुम्हें जीनियस बिजनेसमैन कहते हैं, और अपनी कंपनी की भी तारीफ करने लगता है और कहता है कि अगर आपके रिजॉर्ट वाला प्रोजेक्ट हमें मिल जाए तो आपको और हमें दोनों को ही बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जिनसिंग उसे सीधा सीधा मना कर देता है कि मैं किसी को भी वह प्रोजेक्ट दे दूंगा पर यान फैमिली को कभी नहीं। जिसे सुनकर यांग फेंग हैरानी से उससे वजह पूछता है तो जिनसे कहता है कि ये वजह तो तुम अपनी वाइफ से पूछो ना। यान फेंग कंफ्यूजन में सीयू की तरफ देखता है तो सीयू गुस्से में जिनसी की तरफ देखकर मन ही मन में सोचती है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है कि मैं कुछ भी ना बोल पाऊँ, और फिर कहती है 3 साल पहले गलती से मैंने इनकी कार पर स्क्रैच लगा दिया था और इन्हें $1000 ऑफर कर दिए थे, तो शायद ये आज भी उसी बात पर नाराज हैं और उससे माफ़ी मांगने लगती है। तो जिनसिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक वाइन कप माफ़ी के लिए बहुत होगा? 3 साल तक मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई लूट रहा है, तो एक कप उसके लिए काफ़ी नहीं है, तुम्हें पूरी बोतल पीनी पड़ेगी। जिसे सुनकर सीयू हैरान हो जाती है और जिनसिंग वेटर को बुलाता है। सीयू कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे माफ़ कर देते हो और यान फैन को एक मौका देते हो तो मैं ड्रिंक कर लूँगी, और ड्रिंक करने लगती है। सभी लोग ये देखकर सीयू की तारीफ करने लगते हैं कि ये प्रिंस से फाइट बैक करने की कोशिश कर रही है, पर उसका हस्बैंड देखो कितना ज़्यादा बेकार है, ऐसे हस्बैंड से ना होना बेहतर है, वह अपनी वाइफ के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। जिसे सुनकर यानवेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह सीयू से ड्रिंक लेते हुए जिनसिंग से कहता है कि ये मेरी वाइफ है तो इसके बदले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं ये सारी ड्रिंक पीऊँगा। जिसे सुनकर जिनसिंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसे 2 गिलास साथ में देते हुए कहता है आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हस्बैंड हैं, तो साथ में पीजिए। यान पेन फुल ड्रंक हो जाता है और लास्ट के 2 गिलास बचे हुए थे जो सीयू पी जाती है। जिनसिंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर जैसे ही यान पेन सीयू के ऊपर गिरता है और वह उसे संभालने लगती है और उसकी केयर करने लगती है, उसे देखकर जिनसिंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है कि मिस्टर यान और मिसेस यान एक फाइटर हैं, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यान फेंग भी वहाँ से वॉशरूम चला जाता है। तभी अचानक से जिनसिंग की बहन सिनयू गलती से सीयू से टकरा जाती है और सीयू की ड्रेस के ऊपर ड्रिंक गिर जाती है, जिसे देखकर सिनयू उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कपड़े दे देती हूँ, और उसे अपने साथ ले जाती है। शिनी उसे रूम में ले जाकर एक ड्रेस देती है और कहती है कि 3 साल से इस रूम में कोई भी नहीं रह रहा है और रूम के डोर में फिंगरप्रिंट है, तो कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा, तो तुम आराम से अपने कपड़े चेंज कर कर यहाँ से चली जाना, और वहाँ से चली जाती है। सीयू के दिमाग में तो अभी भी जिनसिंग ही घूम रहा था कि उसने जानबूझकर ये सब किया। चलो मैं फटाफट यहाँ से कपड़े चेंज कर कर चली जाती हूँ, और अपने कपड़े चेंज करने लगती है। तभी वहाँ पर जिनसिंग एंटर करता है, जिसे देखकर सीयू हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिनसिंग बताता है कि मेरा रूम है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सीयू कहती है कि मैं यहाँ पर कपड़े चेंज कर रही हूँ, पर शिनी ने मुझे बताया था कि 3 साल से यहाँ पर कोई भी नहीं रह रहा है। जिनसिंग कहता है क्योंकि पिछले 3 साल से मैं ग्रीन शेड विला में रहता हूँ, हम दोनों साथ में ही तो रहते थे। सीयू उससे कहने लगती है कि हमारे बीच जो भी था वह सब खत्म हो चुका है, प्लीज तुम सब कुछ वो भूल जाओ। जिनसिंग उसे गुस्से में किस करने लगता है। सीयू भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वह भी उसे किस बैक करने लगती है। तभी सीयू का फोन रिंग करता है और जिनसिंग उसे मना करता है, तो सीयू उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड का कॉल है। जिसे सुनकर जिनसिंग गुस्से में उससे अलग होता है। सीयू कॉल रिसीव करती है तो यानपेन कहने लगता है कि तुम कहाँ पर हो। तो सीयू उसे बताती है कि मैं ड्रेस चेंज करने आई थी, बस आ ही रही हूँ। यानपेन कहने लगता है कि मेरे पास इतना ज़्यादा बेकार टाइम नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, तो मैं जा रहा हूँ, तुम टैक्सी लेकर घर चली जाना, और कॉल कट कर देता है। जिनसिंग सीयू को बड़े ध्यान से देखते हुए कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर मेरे पास क्यों नहीं आ जाती। सीयू उसे देखकर मुस्कुराती हुई कहती है कि तुम कहना चाहते हो कि मैं अपनी मिसेस यान की पोजीशन छोड़ दूं। तो जिनसिंग कहता है कि क्या तुम्हें मिसेस यान की पोजीशन इतनी ज़्यादा पसंद है। तो सीयू कहती है कि हाँ।
तो तुम क्या चाहती हो कि मैं मिसेज यान की पोजीशन छोड़कर तुम्हारी सीक्रेट लवर बन जाऊं? माना यान फैमिली बू फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है, पर वह भी रिच है और मैं उनकी पत्नी हूँ। ये पत्नी होना लवर होने से बहुत ज़्यादा बेटर है। जिनसिंग कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं सिर्फ लवर बनाऊंगा? तो सीयू कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जिनसिंग उससे कुछ भी नहीं कहता तो सीयू उस पर हंसते हुए कहती है कि जो भी 3 साल पहले हुआ था वह सब मजाक था और हम दोनों ने ही बहुत मज़े किए, तो हम इस बात को यहीं पर भूल जाते हैं। हम दोनों के लिए ही बेहतर होगा। अगर मुझे पहले तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता होता तो मैं तुमसे मैस नहीं करती। जिनसिंग कहता है कि क्या तुमने अपने हस्बैंड से रिवेंज लेने के लिए मुझे टूल की तरह यूज़ किया? सीयू से हाँ कहती है, जिसे सुनकर जिनसिंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वह कहने लगता है कि क्या तुम अपने हस्बैंड से प्यार करती हो? तो सीयू ये सब यहाँ पर ख़त्म करने के लिए उससे झूठ बोल देती है कि हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो जिनसिंग कहता है कि ये जानने के बावजूद भी कि उसका बाहर अफेयर चल रहा है। सीयू हाँ कहती है, जिससे जिनसिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उससे कहने लगता है कि मुझे आज तक किसी ने भी डम नहीं किया और तुम भी एक्सेप्शनल नहीं होगी, और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर दिखाया जाता है पूरी यान फैमिली साथ में बैठकर खाना खा रही थी। ग्रैंडपा उन दोनों से पूछने लगते हैं कि प्रोजेक्ट की बात कहाँ तक पहुँची है। यान पेंग उन्हें बताने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट की बिडिंग के लिए सारी कंपनीज को बुलाया है, सिर्फ हमारी कंपनी को छोड़कर, और ये सब सीयू की वजह से हुआ है। अगर 3 साल पहले वह जिनसिंग को ऑफेंस नहीं करती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ग्रैंडपा सीयू से कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, फिर क्या हो गया अगर हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। जिसे सुनकर सीयू को बुरा लगता है कि इन लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है तो मैं भी इनका साथ नहीं छोड़ सकती, और ग्रैंडपा से कहने लगती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को ले आऊंगी। नेक्स्ट डे वह जिनसिंग के ऑफिस पहुंच जाती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मैं मिसेज यान हूँ और मिस्टर बो से मिलने आई हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आप सर से नहीं मिल सकते क्योंकि सर का साफ ऑर्डर है कि कोई भी यान सरनेम वाले को अंदर ना आने दिया जाए। जिसे सुनकर सीयू सोचती है तो तुम्हें सरनेम वाली गेम खेलनी है तो ठीक है, और रिसेप्शनिस्ट से कहती है मेरा सरनेम जांग है, जांग सीयू, तो आप मिस्टर बो को बता सकती हैं। रिसेप्शनिस्ट मिस्टर बो को कॉल करती है जो उसे अंदर आने के लिए अलाउ कर देता है। सेक्रेटरी सीयू को जिनसिंग के ऑफिस में छोड़कर चला जाता है। सीयू वहां देखने लगती है, तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ती है जिसमें एक क्यूट सी 5 साल की बच्ची थी, जिसे देखकर वह सोचने लगती है कि ना जाने ये जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। तभी वहाँ पर जिनसिंग आ जाता है। सीयू उससे पूछने लगती है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है? जिनसिंग उससे फ़ोटो लेते हुए कहता है कि मेरी हर किसी के साथ हुकअप करने की आदत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे सिवा, और बड़ी रूडली उससे बिहेव करता है। सीयू सोचने लगती है कि क्या ये हमेशा ऐसा ही था, पर 3 साल तक तो ये बिल्कुल अलग और बहुत ज़्यादा अच्छा था, और उससे कहने लगती है जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है उसका बदला यान फैमिली से मत लो। जिसे सुनकर जिनसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें यान फैमिली ने भेजा है? सीयू कहती है कि नहीं, मैं खुद आई हूँ। जो भी हमारे बीच में हुआ, मुझे उम्मीद है कि तुम पब्लिक और प्राइवेट अफेयर्स को अलग अलग रखोगे। जिनसे उससे कहने लगता है कि नहीं, मैं तो नहीं रखूंगा, मैं तो अपने फायदे के लिए पब्लिक और प्राइवेट मैटर दोनों एक साथ चलाऊंगा। जिसे सुनकर सीयू उससे कहने लगती है कि तुम ही बताओ मैं इस प्रोजेक्ट के लिए कैसे क्वालिफाई हो सकती हूँ। तो जिनसिंग उसे अपने लैब की तरफ इशारा करता है, जिसे सीयू उसके लैब पर बैठते हुए उसे सीड्यूस करने लगती है। जिनसिंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है। तभी सीयू उससे कहती है कि अब तो तुम हमें वह प्रोजेक्ट दे दोगे ना? जिसे सुनकर जिनसिंग समझ जाता है और फौरन सीयू को खुद से दूर करता है और कहता है कि दिन में हनी ट्रैप मुझ पर काम नहीं करेगा। सीयू हल्के से कहती है पहले क्यों नहीं बताया, मेरी इतनी सारी मेहनत खराब कर दी, फिर मैं रात को आती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। तो जिनसिंग उसे रोकते हुए कहता है मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट तभी दूंगा जब तुम यान हाउस छोड़कर दोबारा से मेरे साथ ग्रीन शेड विला में रहने लग जाओगी। सीयू को सोचती हुई कहती है कि ठीक है, पर पहले तुम्हें अपना प्रोजेक्ट एग्रीमेंट हमारी कंपनी में भिजवाना होगा, क्या पता तुम बाद में मुकर जाओ। जिनसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा रात को इंतजार करूंगा। तो सीयू मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। जिनसिंग फोटो देखते हुए कहने लगता है कि तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो, खुद ही को नहीं पहचान पाई।
वहीं यान फैन के ऑफिस में ये गुड न्यूज़ मिल जाती है कि मिस्टर बो ने अपना प्रोजेक्ट हमें दे दिया है, जिसे सुनकर यान फैन तो पहले बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अचानक से उन्होंने अपना डिसीजन कैसे चेंज कर दिया। तो सेक्रेटरी उसे बताती है कि उन्होंने कहा है कि आपके एफर्ट्स देखकर उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया। पर यान फैन सोच में पड़ जाता है कि सीयू के मिलने के बाद अचानक से उन्होंने अपना प्रोजेक्ट हमें दे दिया, क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वहीं जिन सिंह रात को सीयू का इंतजार कर रहा था पर सीयू नहीं आती, जिससे वह गुस्से में उसे कॉल कर कर कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम यान हाउस को छोड़कर मेरे पास आ जाओगी। सीयू से चिढ़ाती हुई कहने लगती है कि हाँ मैंने कहा था, पर मैंने ये नहीं कहा था कि कब आऊंगी, क्या पता मैं 5 साल बाद आऊँ। जिसे सुनकर जिनसू गुस्से में कहता है कि तुम 50 साल क्यों नहीं कह देती। सीयू कहती है कि वह भी बुरा नहीं है, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और कॉल कट कर देती है, जिसे देखकर जिनसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बेचारा दिल का हारा। वहीं सीयू के टीवी स्टेशन में सीयू के कोलीग्स उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इस वजह से उसकी बुराई कर रहे थे कि उसके पास बस अच्छी शक्ल है, इस वजह से वह एंकर बनी हुई है और उसे बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आती हैं, वरना ऐसा उसमें कुछ खास नहीं है। मैंने सुना है जो न्यू एम्प्लॉय यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है वह टॉप यूनिवर्सिटी से जर्नलिस्ट की पढ़ाई कर कर आई है। तभी वहाँ पर सीयू आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। डायरेक्टर भी लिंग के साथ पहुँच जाते हैं और सबको बताते हैं कि यही हमारी न्यू एंकर है। लिंग भी नाटक करते हुए सीयू से फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी और कहने लगती है कि देखो अब हम कोलीग्स भी बन गए, जिसे सुनकर सभी कोलीग्स लिंग से पूछने लगते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तो लिंग कहती है कि हम हाई स्कूल के क्लासमेट हैं और बेस्ट फ्रेंड भी, जिसे सुनकर सीयू कहने लगती है कि इसने सही कहा, हम क्लासमेट हैं पर बेस्ट फ्रेंड हम कभी भी नहीं बने। लिंग का मुंह बन जाता है और डायरेक्टर कहता है कि तुम पर्सनल बातें बाद में कर लेना, हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें हम इम्पोर्टेंट गेस्ट्स को इनवाइट कर उनका पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, पर उसमें होस्ट कौन करेगा। जो सुनकर वाई वाई कहने लगती है कि लिंग तो टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ी है तो वही ज़्यादा कैपेबल होगी। डायरेक्टर कहता है पर हमारे प्राइम टाइम होस्ट के लिए तो सीयू भी कैपेबल है। लिंग शरीफ बनने का नाटक करते हुए कहती है कि मैं तो यहाँ पर न्यू हूँ, तो आप सीयू को ही ये अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, मेरा और उसका क्या ही कंपैरिजन। सीयू कहती है कि क्या तुम मुझे भीख दे रही हो। डायरेक्टर उन्हें शांत करते हुए कहता है कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं जो हमारे पहले गेस्ट को मनाकर यहाँ पर इंटरव्यू के लिए तैयार कर कर लेकर आएगा वही इस शो को होस्ट करेगा। और हमारे फर्स्ट गेस्ट है बू जिनसिन, जिसका नाम सुनते ही सीयू अपना सर पकड़ लेती है। लिन सोचती है मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी, चाहे वह तुम्हारा हस्बैंड हो या तुम्हारा काम। क्या बददिमाग औरत है यार, जो दूसरों से छीनने में लगी है खुद का पाले। फिर दिखाया जाता है सीयू सोच रही थी कि मैं अब जिनसी को कैसे मनाऊं, पर मुझे कुछ भी कर कर उसे मनाना होगा क्योंकि मैं लिन से तो बिल्कुल नहीं हार सकती। वह जिनसी को कॉल कर देती है, जिनसी गुस्से में कॉल उठाता है और कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। सीयू कहती है तुम्हें तो पता है ना कि मैं टीवी स्टेशन की एंकर हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम हमें इंटरव्यू दो, क्या तुम तैयार हो। जिनसिंह कहता है तुम एक बार मुझे धोखा दे चुकी हो और फिर भी मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हें इंटरव्यू दूंगा। सीयू से माफ़ी मांगने लगती है तो जिनसिंह उससे कहता है कि जब तुम मेरे सामने आकर मुझसे माफ़ी मांगोगी तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। तो सीयू टाइम देखती है जिसमें 10 बज चुके थे और कहती है अभी रात हो चुकी है, क्यों ना मैं तुमसे डे टाइम में माफ़ी मांगूँ। जिनसिंह कहता है कि ठीक है, तो कल सुबह मैं तुम्हें गोल्फ क्लब में मिलूंगा। बेचारा प्यार के सामने फिर हार गया। यार आप लोग ना इस मूवी को ना सच में देखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगी मुझे तो ये। मैं इसका लिंक आपको पिन कर दूंगी तो देख सकते हैं आप जाकर। सीयू गोल्फ क्लब पहुंचती है और मैनेजर से कहती है कि मेरे हस्बैंड यहाँ के मेंबर हैं और मैं मिसेस यान हूँ, जिसकी तरफ देखकर हैरानी से मैनेजर कहता है कि आप भी उनकी वाइफ हैं। जिसे सुनकर सीयू थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि आपके कहने का क्या मतलब है। तो मैनेजर लिंग की तरफ इशारा करता है, जिसे देखकर सीयू समझ जाती है और लिंग से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी मेरे हस्बैंड की आइडेंटिटी से। तो लिंग भी उसे सुनाने लगती है कि कौन सा हस्बैंड, तुम उसकी वाइफ नहीं हो, मैं उसकी वाइफ हूँ। मैनेजर कंफ्यूजन में दोनों से पूछता है कि सच सच बताओ कि कौन मिसेज यान है। तभी वहाँ पर जिनसिंह और उसका दोस्त आ जाते हैं और उसका दोस्त ये देखकर जिनसिंह से कहने लगता है कि यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है, पर मैंने सुना था कि ओल्ड लेडी के बर्थडे पर मिसेस यान ने उन्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था, तो तुम ही क्यों नहीं बता देते कि इन दोनों में से कौन मिसेस यान है।
जिसे सुनकर लिन तो डर जाती है कि कहीं अब ये मेरा पर्दा फाश ना कर दे, इतने लोगों के सामने मैं एम्बैरस हो जाऊंगी। तभी जिनसिंग मैनेजर से कहता है कि मुझे नहीं पता कि इनमें से मिसेज यान कौन है, क्यों ना आप मिस्टर यान से खुद कॉल कर कर पूछ लें कि उनकी वाइफ कौन है। मैनेजर यान फैन को कॉल करता है और उसे सिचुएशन बताता है, तो यान फैन लिंग को ही अपनी वाइफ बताता है, जिसे देखकर सीयू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि ये तो फेक वाइफ बनकर यहाँ पर आ गई, इसे क्या लगा ये पकड़ी नहीं जाएगी। लिंग को तो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, तो मैनेजर सीयू को बाहर जाने के लिए कहता है कि यहाँ पर बिना मेंबरशिप के कोई भी अंदर नहीं आ सकता। तो सीयू कहती है कि मुझे अभी मेंबरशिप चाहिए, तो मैनेजर बताता है कि यहाँ की मेंबरशिप 2 मिलियन है, जिसे सुनकर सीयू अपना कार्ड निकालकर उसे देती है। मैनेजर ब्लैक गोल्ड कार्ड देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि आपको तो यहाँ की वीआईपी मेंबरशिप मिलेगी, और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। सभी लोग वहाँ पर खड़े खड़े हैरान हो जाते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा अमीर है। लिन जिनसिंग के पास इंटरव्यू की बात करने के लिए जाती है, पर जिनसिंग उसकी बातों पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता और उसे साफ साफ मना कर देता है। तभी वह देखता है कि उसका दोस्त और सीयू बड़े हंस हंस के बातें कर रहे हैं, जिससे जेलस होकर वह उन दोनों के पास पहुंच जाता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। उसका दोस्त उसे बताता है कि सीयू बहुत अच्छा गोल्फ खेलती है और वह तुम्हें भी कम्पीट कर सकती है। सीयू उसे चैलेंज कर देती है कि क्यों ना तुम मुझसे कॉम्पीट करो। जिनसिंग उसे ओके कह देता है, तो सीयू उससे कहती है कि अगर मैं जीती तो तुम मुझे पर्सनल इंटरव्यू दोगे। तो जिनसिंग उससे कहने लगता है कि पहले मुझे हरा कर तो दिखाओ। लिन तो ये देखकर खुश हो रही थी कि अब जिनसिंग के सामने ये अपनी बदनामी करवाएगी। फ्रेंड जीतने के रूल बताता है कि जो 4 शॉट में होल के अंदर बॉल डाल देगा वह जीत जाएगा। तो जिनसिंग उसे 4 शॉट में डाल देता है और मुस्कुराने लगता है। फ्रेंड सीयू से कहने लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्या तुम डाल पाओगी। तो सीयू कहती है कि अभी गेम बाकी है, और एक ही शॉट में होल के अंदर बॉल डाल देती है, जिसे देखकर जिनसिंग भी हैरान हो जाता है। सीयू तो खुश हो जाती है कि अब तुम मुझे इंटरव्यू दोगे। तो जिनसिंग कहने लगता है कि मैंने तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुम्हें इंटरव्यू दूंगा, बस ये बात हुई थी कि तुम मुझे हरा कर दिखाओ। उसका दोस्त सीयू का साथ देता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जिनसिंग उसे भी डांट देता है कि अगली बार तुमने इस लड़की का साथ दिया तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा, और वहां से चला जाता है। सीयू सोचने लगती है कि ना जाने अचानक से इसे अब गुस्सा क्यों आ गया। ये देखकर लिन तो खुश हो जाती है कि चलो मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं। सीयू के ऑफिस में डायरेक्टर को वो ऑफिस से कॉल आता है कि जिनसिंग इंटरव्यू के लिए तैयार है, जिसे सुनकर डायरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सीयू और लिंग से पूछने लगता है कि तुम दोनों में से किसने जिनसिंग को मनाया। सीयू सोचने लगती है कि उस टाइम तो उसने डायरेक्टली मना कर दिया था, तो रातों रात ऐसा क्या हो गया जो उसने माइंड चेंज कर दिया। वहीं लिन सोचने लगती है कि उस टाइम तो सीयू को उसने डायरेक्टली मना कर दिया था, पर अब जब उसने हाँ कह दिया है तो इसका फायदा मैं उठा सकती हूँ। और डायरेक्टर से कहने लगती है कि हाँ मैंने जाकर उनसे बात की और उन्हें मनाने की कोशिश की। तो डायरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और लिन की तारीफ करते हुए उसे होस्ट करने के लिए दे देता है। सभी कोलीग लिन की तारीफ करने लगते हैं और उससे पार्टी मांगने लगते हैं। वहीं सीयू तो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि ऐसा रातों रात इसने क्या कर दिया जो उसने माइंड चेंज कर दिया। लिन सबको इम्प्रेस करने के लिए उन्हें हाँ कह देती है और सीयू को भी उसमें इनवाइट करती है। तो सीयू कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी खुशी में ज़रूर शामिल होंगी। लिन दिखावे के लिए सबको 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले जाती है। सभी कोलीग लिन की तारीफ करने लगते हैं कि तुम इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती हो, यहाँ पर तो कोई ऑर्डिनरी इंसान खाना ही नहीं खा सकता। तो लिन कहने लगती है कि नहीं नहीं मैं भी ऑर्डिनरी फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, पर जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा रिच है और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और सीयू को चिढ़ाती हुई कहती है कि क्यों ना तुम ऑर्डर करो। सीयू भी उससे बदला लेने के लिए सारा महंगा खाना ऑर्डर कर देती है, जिसका बिल 9,80,000 आ जाता है, जिसे सुनकर ही लिन की हवाइयाँ उड़ जाती है। सभी लोग सीयू को सुनाने लगते हैं कि तुमने इतना महंगा खाना क्यों ऑर्डर किया, वैसे भी तुमने कभी इतना महंगा खाना तो खाया नहीं होगा, इसलिए मौका देखकर सारा महंगा खाना ऑर्डर कर दिया। तो सीयू कहने लगती है वैसे भी मुझे कहा गया था ऑर्डर करने के लिए, अगर तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम कॉन्ट्री क्यों नहीं कर लेते। जिसे सुनकर सभी लोग पलटी मार लेते हैं और लिन से कहने लगते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा रिच है तो वो बिल पे कर देगा ना। लिन तो सोच में पड़ जाती है कि जब से यान पेन और मैं अब्रॉड गए थे तब से यान फैमिली ने उसे सपोर्ट करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से हमने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया और मेरी फैमिली के पास भी इतना पैसा नहीं होगा। और कुछ सोचती हुई वहाँ से उठकर बाहर जाकर यान पेन को
कॉल कर कर बताती है कि हमारा बिल इतना महंगा आ गया, जिसे सुनते ही यानपेन भड़क जाता है और उसे डांटने लगता है। लिन सारा दोष शियू पर लगाने लगती है और कहती है कि उसने ही इतना महंगा खाना ऑर्डर किया, वह मुझसे बदला लेना चाहती थी, जिसे सुनकर यानपेन कहता है कि ठीक है, मैं वहाँ पर बिल पे करने आता हूँ। लिन मुस्कुराती हुई अपने दोस्त के साथ बैठ जाती है और बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आकर बिल पे करेगा, जिसे सुनकर सभी लोग फिर से लिन और उसके बॉयफ्रेंड की तारीफ करने लगते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो। सियू कहती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा लकी हो और वहाँ से चली जाती है। सियू जा रही थी तभी यानपेन उसे मिल जाता है और उस पर भड़क जाता है कि तुम ऐसे कैसे उसे बुली कर सकती हो, तुम्हें पता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है और फिर भी तुमने इतना महंगा खाना ऑर्डर किया, तुम उस बेचारी को ऐसे परेशान कैसे कर सकती हो। सियू कहती है कि हाँ, मुझे पता है तुम्हारी कंडीशन अच्छी नहीं है और ना ही उसकी फैमिली बैकग्राउंड, पर फिर भी मुझे उसे परेशान कर कर खुशी मिली, और वहाँ से जाने लगती है। तभी यानपेन उसे रोकता है और सुनाने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो, तुम जैसी औरत को कौन ही आदमी पसंद करेगा। तो सियू कहने लगती है, तुम मुझसे अलग क्यों नहीं हो जाते। यानपेन कहने लगता है कि तुम फिर से मुझे धमकी दे रही हो, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता अपनी फैमिली की वजह से। सियू गुस्से में उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है। यानपेन सोचने लगता है कि जब से मैं अब्रॉड से आया हूँ तब से सियू मुझसे अलग होने की बात कर रही है, क्या उसे बाहर कोई मिल गया है। रात को सियू सोच रही थी कि अचानक से जिनसिंग ने अपना डिसीजन क्यों चेंज कर दिया, क्या सच में यह लिंग की वजह से हुआ है। वह उसे मैसेज करने ही वाली थी तभी खुद का इरादा बदलकर बंद कर कर फोन सो जाती है। वहीं जिनसिंग को भी सियू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। नेक्स्ट डे इंटरव्यू की तैयारी चलती है तभी वाई वाई लिंग के पास आती है और उसकी तारीफ करते हुए कहने लगती है कि आखिर आपने प्रिंस को कैसे मनाया, क्या आप दोनों फ्रेंड्स हो। तो लिंग सस्पिशियन क्रिएट करते हुए उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, और सोचने लगती है कि मुझे नहीं पता आखिर प्रिंस ने अपना डिसीजन क्यों चेंज किया। अगर ये सियू की वजह से है तो वैसे भी आज वो इंटरव्यू के लिए आने वाला है और सियू इंटरव्यू में नहीं आने वाली, तो मैं आराम से होस्टिंग कर सकती हूँ, चाहे वजह जो भी हो, जीतना तो मुझे ही है। तभी वहाँ पर जिनसिंग का सेक्रेटरी आ जाता है और डायरेक्टर से होस्ट के बारे में पूछता है, तो डायरेक्टर बताता है कि लिंग ही होस्ट करेगी। तो सेक्रेटरी कहता है कि होस्टिंग तो शायद जियांग शियू करने वाली थी ना। तो लिन कहती है कि कल मैं गोल्फ क्लब में उन्हें मनाने आई थी और मैंने ही उनसे बात की, जिसे सुनकर सेक्रेटरी कहने लगता है कि मिस्टर बू इस इंटरव्यू के लिए इसलिए माने क्योंकि वह सीईओ से कल गोल्फ क्लब में हार गए थे, और अगर तुम गोल्फ क्लब में आई थी तो तुम्हें तो ये बात पता होगा ना। जिसे सुनकर लिंग तो चुप हो जाती है। सेक्रेटरी इंटरव्यू कैंसिल कर वहाँ से जाने लगता है और डायरेक्टर उसे मनाने के लिए उसके पीछे। वहाँ पर खड़े सभी लोग बातें करने लगते हैं कि लिन तो दूसरों का क्रेडिट चुरा रही है, ये कितनी ज्यादा बेशरम है। डायरेक्टर गुस्से में लिंग के पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुमने झूठ बोला, अगर ये इंटरव्यू नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें धक्के मारकर इस नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। और फौरन सीईओ को कॉल कर बुलाता है और कहने लगता है कि तुमने मुझे कल बताया क्यों नहीं कि ये इंटरव्यू तुमने अरेंज करवाया है। सीईओ सोचने लगती है कि ज़रूर यह जिनसिंग ने ही कहा होगा, आखिर हम 3 साल साथ में रहे हैं, अगर वो मुझे पहले बताता तो मैं कुछ तैयारी तो करके रखती। और डायरेक्टर से कहने लगती है कि लिंग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, चाहे वह इंटरव्यू करे या मैं, इंटरव्यू होने से मतलब है। डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारे मुकाबले ये कुछ भी नहीं है और लिन को सीईओ से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। तो लिन नाटक करते हुए सीईओ से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज़ इस इंटरव्यू को कर लो और मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम नहीं मानी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। पर सीईओ उसे अपने पे हाथ भी नहीं लगाने देती। तो लिन नाटक करते हुए खुद को थप्पड़ मारने लगती है, जिसे देखकर वही कहने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम इसे माफ़ कर दो, इतनी बड़ी भी बात नहीं है, ना जाने तुमने ये इंटरव्यू कैसे हासिल किया है। तो सीईओ उसके फोटो खींचकर कहने लगती है कि कल मिसेस ली ने मुझसे पूछा था कि उनके हस्बैंड को कोई सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है और लगातार मैसेज भेज रहा है, तो वह जानना चाहती थी कि वह कौन सी एंकर है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी उनको फोटो भेजकर कंफर्म कर दूं। जिसे सुनकर वही के तो होश उड़ जाते हैं और वह चुप हो जाती है। डायरेक्टर लिन के पास जाता है और कहता है कि तुम अभी यहाँ से जाओ, तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। लिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वही सीईओ के पास जाती है और उसे लिन
उनकी बनाई हुई इंटरव्यू स्क्रिप्ट देती है तो सीईओ उसे नहीं लेती, तो वाई वाई फिर से उसे सुनाने लगती है कि तुम एंड टाइम में क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करोगी, ये लाइव इंटरव्यू है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी वहाँ पर जिनसिंग आ जाता है और सीईओ से कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी नर्वस मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाई वाई का तो मुंह बन जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। सीईओ इंटरव्यू स्टार्ट करती है और पहले तो वह प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है और फिर 3 क्वेश्चन पूछती है। पहला, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? जिनसिंग नहीं कहता है। दूसरा, आपको कैसी लड़कियां पसंद है? तो जिनसिंग बताता है कि जिसके आइस के कॉर्नर पर तिल हो और जो बहुत ज़्यादा बेकार खाना बनाती हो। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर सीईओ ने खाना तैयार किया था और वह जबरदस्ती जिनसिंग को टेस्ट करवा रही थी, जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेकार था। सीईओ सोचने लगती है कि खाना तो मुझे बनाना नहीं आता, पर जो मेरी आंखों के कॉर्नर पर तिल है वह तो आर्टिफिशियल है, इसने मुझे फिर से कंफ्यूज कर दिया। सीईओ को खोया हुआ देख जिनसिंग उससे होश में लाता है और कहता है कि क्या तुम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछोगी? सीईओ होश में आती है और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है, क्या आप जिसे पसंद करते हैं वह भी आपको पसंद करती है? जिनसिंग कहता है कि उसे पसंद करने वाले बहुत हैं और उस लिस्ट में मैं सबसे लास्ट में हूँ और उसका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे ज़्यादा इंतजार नहीं करवाएगी। जिसे सुनकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि प्रिंस की भी कोई क्रश है, ऐसी कौन सी लड़की होगी जो उन्हें पसंद नहीं करेगी। सीईओ की बातें सुनकर मुस्कुराती हुई कहती है कि इंतजार कर कर कुछ भी नहीं मिलेगा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करो तभी तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। जिनसिंग मुस्कुराता है और इंटरव्यू खत्म हो जाता है। सीईओ वहाँ से जाने लगती है तो जिनसिंग उसे रोकता हुआ कहता है, क्या तुम इतनी ज़्यादा एहसान फरामोश हो, इंटरव्यू खत्म होते ही यहाँ से जाने की सोच रही हो? तो सीईओ कहती है कि यहाँ पर कोई भी तमाशा मत करो। तो जिनसिंग कहता है कि ठीक है, चलो हम लंच साथ में करते हैं। तो सीईओ मान जाती है। दोनों लंच कर रहे थे। सीईओ मुस्कुराती हुई कहने लगती है कि 3 साल हम साथ में रहे पर हमने कभी भी साथ में लंच नहीं किया। तो जिनसिंग कहता है क्योंकि तुमने हमेशा से ही मुझे बस अपना बेड वार्मर समझा है। सीईओ कहने लगती है कि हम पास्ट की बातें ना करें तो बेहतर होगा। तो जिनसिंग सीधा उसे प्रपोज कर देता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, जिसे सुनकर सीईओ हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ। जिनसिंग कहता है कि ये कैसे शादी हुई, तुमने आज तक अपनी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया। सीईओ सोचने लगती है कि क्या इसने मेरे बारे में इंक्वायरी करवाई है। जिनसिंग कहता है कि हम बेड पर एक दूसरे के लिए कितना ज्यादा सूटेबल है। तो सीईओ कहती है कि हाँ वह तो है, पर मेरी उससे पहले कुछ शर्तें हैं और सोचती है कि हम दोनों एक दूसरे से स्टेटस वाइज बहुत ज्यादा अलग है तो इसका कोई भी रिजल्ट नहीं होगा, और कहती है कि हम एक दूसरे के लिए कोई भी फीलिंग जनरेट नहीं करेंगे और एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे। जिनसिंग सोच में पड़ जाता है। वही सीईओ सोचती है कि मैं इस प्यार पर भरोसा नहीं कर सकती, मैंने 20 साल तक यानफेन से प्यार किया पर आखिर में उसने मुझे धोखा दे दिया, पर अब मैं किसी को खुद को धोखा नहीं देने दूंगी। और कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं मानना तो मैं चलती हूँ, और वहां से जाने लगती है। तो जिनसिंग उसे रोकता है और कहता है ठीक है, पर तुम आज ही यान हाउस को छोड़कर ग्रीन शेड विला में ट्रांसफर हो जाओगी। सीईओ अपना बैग पैक कर रही थी, तभी यानफेन आकर उसे डांटने लगता है कि तुमने लिन के साथ ऐसा क्यों किया, आज उसका मिसकैरेज होने वाला था, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुमने धोखे से उससे इसका इंटरव्यू छीन लिया। तुम हमेशा से कॉम्पिट नेचर की रही हो, पहले तुम्हें हर वो चीज सीखनी होती थी जो मैंने सीखी है कि मुझसे कॉम्पिटिशन कर सको, और अब तुम यही लिन के साथ कर रही हो। सीईओ सोचने लगती है कि मुझे हर वो चीज इसलिए सीखनी होती थी कि मैं बाद में तुम्हारी मदद कर सकूं, पर तुमने उसे गलत समझ लिया। और कहती है कि वैसे भी तुम मेरा विश्वास तो करोगे नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ, तो हम दोनों को अलग होना ही बेहतर होगा। और वहाँ से बैग उठाकर जाने लगती है और मॉम और ग्रैंडपा को बता देती है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। मॉम तो हैरान हो जाती है कि तुम डिवोर्स लेना चाहते हो, और यानफेन को डांटने लगती है कि जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। तो सीईओ कहने लगती है कि एक साथ रहकर हमारा कोई भी फायदा नहीं है, वैसे भी डिवोर्स की तो बात ही नहीं है क्योंकि हमने अभी तक अपना मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं लिया, और ये लिन से ही प्यार करता है और वह प्रेग्नेंट भी है, तो जबरदस्ती कर हम साथ में नहीं रह सकते। मॉम तो ये सुनकर हैरानी हो जाती है कि इन्होंने अभी तक सर्टिफिकेट ही नहीं लिया और लिन प्रेग्नेंट भी है, और यान को मानने लगती है कि सब तुम्हारी गलती है, तुम सीईओ के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो, वह कितना ज़्यादा सफ़र की होगी। ग्रैंडपा सबको समझते हुए कहते हैं कि इन्हें अलग होना है तो होने दो, हम इनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और सीईओ से बड़े प्यार से कहते हैं कि अगर तुम अलग हो रही हो तो सही है, पर तुम हमारी फैमिली की हमेशा बेटी रहोगी और हमसे मिलते रहना। सीईओ मॉम को गले लगाती है और वहां से चली जाती है। मॉम गुस्से में यानफेन से कहती है कि तुम बाद में देखना बहुत पछताओगे। यानफेन को भी हल्के से दिल में दर्द होता है और वह सोचने लगता है कि ना जाने इसके जाने से मेरे दिल में क्यों दर्द हो रहा है, पर इसने मुझे धोखा दिया है, मैं इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं कर सकता।
सीयू जिनसिंग के पास पहुंचती है तो जिनसिंग ने उसके लिए खाना तैयार रखा था, जिसे देखकर सीयू बहुत ज्यादा इम्प्रेस होकर उससे पूछती है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो जिनसिंग उसे बताता है कि हाँ, 13 साल की उम्र में ही मैं अब्रॉड चला गया था, तब से मैं खुद ही खाना बनाता था क्योंकि मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। फिर दिखाया जाता है जिनसिंग सीयू के पास आता है और उसे कॉफी पीने के लिए मना करता है, वरना तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो सीयू कहती है कि मुझे कोई मतलब नहीं है। जिनसिंग कहता है कि तुम्हारा काम हो गया तो हम स्टार्ट करें। तो सीयू कहती है, पहले मुझे तुमसे कुछ बात क्लियर करनी है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रिंस हो? तो जिनसिंग कहता है कि तुमने पूछा ही नहीं। तो सीयू को ख्याल आता है कि 3 साल तक उसने कभी पूछा ही नहीं उसकी आइडेंटिटी के बारे में। सीयू कहती है, क्या जब हम पहली बार मिले थे तो मैं तुम्हें अच्छी लगी? तो जिनसिंग कहता है कि मुझे मैरिड वुमेन पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो सीयू कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? जिनसिंग कहता है, क्योंकि तुम चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और मेरे ऊपर गिर गई। तो सीयू थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछती है, तो हमारे बीच जो हुआ? तो जिनसिंग उसे बताता है कि हमारे बीच उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था, जिसे सुनकर सीयू हैरान हो जाती है और कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो जिनसिंग कहता है कि अगर मैं पहले बता देता तो तुम मुझे सपोर्ट नहीं करती, जिसे सुनकर सीयू हैरान हो जाती है कि तुम प्रिंस और सीईओ हो, तुम ऐसे चीप हरकत कैसे कर सकते हो? जिनसिंग मुस्कुराते हुए सोचता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही दिन पहचान गया था, पर तुम अभी तक मुझे नहीं पहचान पाई। सीयू कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी कंडीशन बता दी है कि हम सिर्फ फन के लिए इसे करेंगे, क्या तुम्हारी कोई कंडीशन नहीं है? तो जिनसिंग कहता है कि मेरी सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब भी ये रिश्ता खत्म होगा तो आखिरी डिसीजन मेरा ही होगा। सीयू सोचने लगती है कि शायद ये लास्ट टाइम हर्ट हो गया था क्योंकि मैंने इससे ब्रेकअप किया था, और उसकी कंडीशन मान जाती है। जिनसिंग कहता है कि अब तुम्हारा सब कुछ हो गया तो हम स्टार्ट करें, और उसे किस करने लगता है। फिर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाई वाई बहुत ज्यादा परेशान थी। जैसे ही सीयू आती है वह उस पर भड़क जाती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सीयू को तो समझ ही नहीं आता, तो वह कोलीग से पूछती है कि इसे क्या हो गया। वह उसे बताते हैं कि कल मिसेस ली ने कुछ लोगों को हायर किया था और इसके बीच सड़क में कपड़े उतरवा दिए क्योंकि यह उनके हस्बैंड को सीड्यूस कर रही थी। गलती इसकी है और तुम पर ब्लेम लगा रही है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है जो 2 न्यूज लेकर आया था। पहली, वाई वाई ने रिजाइन कर दिया, और दूसरी वह बताने ही वाला था। तभी कोलीग कहती है कि हमें पता है सीयू प्राइम टाइम होस्ट बन गई है। तो डायरेक्टर कहता है कि नहीं, आज सुबह ही लिन 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई है, जिसे सुनकर सभी लोग लिन की तारीफ करने लगते हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ही जरूर ये किया होगा, उन्होंने ही 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया होगा, तुम तो बहुत ज्यादा खुशनसीब हो। वहीं लिन भी खुश हो जाती है कि उसने सीयू की लाइमलाइट चुरा ली। डायरेक्टर दोनों से कहने लगता है कि 3 दिन के बाद ब्रांड न्यूज लाइव आने वाली है और उसमें पब्लिक वोटिंग भी होगी। इसी से ही पता चलेगा कि प्राइम टाइम एंकर कौन बनने वाला है। जिसे सबसे ज्यादा पब्लिक पसंद करेगी वही प्राइम टाइम होस्ट होगा। दोनों लाइव न्यूज पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पहले तो सीयू जीत रही थी, तभी एकदम से लिंक के वोट बढ़ने लगते हैं क्योंकि सीयू की एक न्यूज़ वायरल हो रही थी। लाइव खत्म होती है और कोलीग उसके पास आकर कहने लगते हैं कि आप तो ट्रेंडिंग न्यूज़ में चल रही हैं, और उसे दिखाते हैं जहां पर लिखा हुआ था सीयू की मदर एक मर्डरर है और मर्डरर की बेटी एंकर कैसे हो सकती है। ये न्यूज़ पढ़ेगी तो मुझे हमेशा क्राइम की ही बात याद आएगी, जिसमें बुरे बुरे कमेंट्स भी थे कि यह एंकर होना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। कोलीग्स कहने लगते हैं कि ये सच नहीं है ना। तभी लिंक कहने लगती है कि तुम बुरा मत मानो सीयू, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है अगर तुम्हारी मॉम मर्डरर है। जिसे सुनकर सीयू सोचने लगती है कि ये बोलकर यह कंफर्म कर रही है कि मेरी मॉम मर्डरर है, और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि ये सब तुमने ही किया है ना। लिंक नाटक करते हुए कहने लगती है कि मैंने तो अभी न्यूज़ सुनी, मैं तो तुम्हें कंफर्ट देने आई थी। सीयू कहती है अच्छा ही होगा इसमें तुम्हारा कोई भी हाथ ना हो। तभी डायरेक्टर आकर सीयू से कहने लगता है कि मुझे नहीं मतलब कि तुम्हारी मॉम क्या है और क्या नहीं, पर तुम एक पब्लिक फिगर हो, अगर तुम्हारी इमेज पर इफेक्ट पड़ेगा तो डायरेक्टली कंपनी की भी इमेज पर इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी के लिए लिन को ही प्राइम टाइम होस्ट बना देते हैं। वैसे भी तुमने कुछ टाइम से छुट्टियां नहीं ली है ना, तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी देता हूँ। सीयू बहुत ज़्यादा परेशान थी। जिनसिंग उससे कहता है कि क्या तुम पोस्ट की वजह से परेशान हो? मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, और उसे वीडियो दिखाता है और बताता है कि ये तुम्हारी कॉलीग वाई वाई है जिसने ये पोस्ट किया है। तो सीयू कहती है कि ये काम नहीं कर सकती, इससे ये काम करवाया गया है। तो जिनसिंग कहता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तो सीयू उसे मना कर देती है, जिससे जिनसिंग थोड़ा सा नाराज हो जाता है। सीयू कहती है कि मैं जल्द ही तुम्हारी मदद लूंगी, पर उस टाइम तुम मुकरोगे नहीं।
जिससे जिनसिंग मुस्कुराने लगता है। सीओ रेस्टोरेंट में वाई वाई से मिलने जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें यह इन्फॉर्मेशन किसने दी। वाई वाई कहती है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई है। तो सीओ कहती है मेरी और मेरी मदर के बारे में तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वह जैंग फैमिली के हैं। मेरी और मेरी मदर के रिलेशन के बारे में भी किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। तो मुझे चुपचाप बता दो कि तुम्हें यह इन्फॉर्मेशन किसने दी, वरना तुम बहुत पछताओगे। तो वाई वाई कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी, तुम क्या कर लोगी। तो सीईओ किसी को कॉल कर कर कहती है कि मेरा काम कर दो। वाई वाई कहने लगती है कि तुम खुद को क्या समझती हो, वैसे भी अब तुम्हारी बची खुची जॉब भी जाने वाली है, क्योंकि डायरेक्टर तुम जैसी औरत को कभी भी अपने ऑफिस में नहीं रखेंगे। इससे अच्छा तुम खुद ही रिजाइन कर लो। और मुझे मिस्टर ली ने अपने ऑफिस में चीफ एंकर की पोजीशन दी है, तो मैं तुम्हें अपने नीचे काम करने दे सकती हूँ। तभी उसे मिस्टर ली का कॉल आता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, शायद तुमने किसी बड़े आदमी से पंगा ले लिया है, और कॉल कट कर देता है। वाई वाई सीओ को सुनाने लगती है कि जरूर तुम उनके साथ सोई होगी, तभी उन्होंने मुझे निकाल दिया। तुम एक नंबर की घटिया इंसान है। तुम्हें क्या लगता है अगर मिस्टर ली ने मुझे कंपनी में जॉब नहीं दी तो मेरे लिए सारी मीडिया इंडस्ट्री के दरवाजे बंद हो गए? और भी बहुत सारी मीडिया इंडस्ट्री है, मैं वहाँ चली जाऊंगी। सीओ कहने लगती है कि तुम सारी मीडिया इंडस्ट्री से बैन हो चुके हो, जिसे सुनकर वाई वाई हंसने लगती है और कहती है मैं तुम्हें अभी जॉब लेकर दिखाती हूँ, और कॉल करने लगती है। सभी लोग उसे मना करने लगते हैं, जिसे देखकर वाई वाई तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम हो कौन। तभी जिनसिंग आ जाता है और सीओ के पास आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वाई वाई तो हैरान हो जाती है और समझ जाती है और जिनसिंग से माफी मांगने लगती है। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैंने ये सब लिन के कहने पर ही किया था, उसी ने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन भी दी, और उससे माफी मांगने लगती है। जिनसिंग कहता है कि मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, ये शहर छोड़कर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा तुम खुद भी नहीं जानती। वाई वाई डरते हुए वहाँ से चली जाती है। सीईओ जिनसिंग से कहती है थैंक यू, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो जिनसिंग सोचने लगता है कि आज मैं बेड के अलावा कुछ और भी इनसे मांग सकता हूँ, और कहने लगता है अभी मेरा फ्रेंड यहाँ पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फीमेल कंपेनियन बनकर मेरे साथ चलो। तो सीईओ मान जाती है और दोनों साथ में चले जाते हैं। दोनों हाथ पकड़कर पार्टी में पहुंचते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि आज पहली बार प्रिंस किसी वुमेन को अपने साथ लेकर आया है, क्या ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जिसे सुनकर सीसी को कुछ ज्यादा खुशी नहीं आती और वह प्रिंस के पास आकर कहने लगती है कि ये लड़की कौन है। जिनसिंग बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनकर सीसी कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। जिनसिंग कहता है कि तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि बड़ों के फैसले में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसे सुनकर सीसी गुस्से में कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि अंकल मेरे लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्होंने ही हमारी फैमिली मीटिंग करवाई थी। जिनसिंग कहने लगता है कि अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उन्हीं से शादी क्यों नहीं कर लेती, और सीओ को वहां से ले जाने लगता है। तभी सीसी सीओ को ही सुनाने लगती है। तभी उसका फ्रेंड आकर उसे रोकता है। सीसी गुस्से में जाकर सीट पर बैठकर उन दोनों को ही देखने लगती है और सोचने लगती है पहले प्रिंस अब्रॉड चला गया, इस वजह से मुझसे दूर हो गया, अब यह लोमड़ी उसे मुझसे दूर कर रही है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जिनसिंग को कॉल आता है और वह बात करने के लिए बाहर चला जाता है। बहुत देर हो जाती है, इस वजह से सीईओ उसे देखने के लिए बाहर जाने लगती है। तभी सीसी गुस्से में उस पर केक फेंकने के लिए दौड़ती है। तभी सीईओ उसका हाथ रोक लेती है, जिससे केक उसी के ऊपर गिर जाता है और जिनसिंग का फ्रेंड सीसी को रोक लेता है। जिनसिंग गुस्से में बाहर से आता है और सीसी को डांट कर सीईओ को अपने साथ ले जाता है। जिनसिंग सीईओ आपस में बात कर रहे थे। सीईओ कहने लगती है तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी, तुम्हें ये शादी तोड़ने के लिए ही मेरा सहारा चाहिए था ना, अगर तुम्हें शादी तोड़नी ही थी तो सीधा शादी को कैंसिल कर देते ना। और सोचने लगती है कि शायद ये खुद पर ब्लेम नहीं लेना चाहता था, इस वजह से इसने सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया। जिनसिंग उससे कहने लगता है कि तुम ज्यादा सोच रही हो और उसे खुद के साथ ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहां पर सीईओ सोच रही थी कि लिन ने मुझे नीचे गिराने के लिए बहुत कुछ किया है, पर मैं इस बार उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, और किसी को कॉल करती है। फिर दिखाया जाता है कि लिन की मॉम ऑफिस पहुंच जाती है और लिन पर भड़क जाती है कि तुम कितनी ज्यादा बेकार लड़की हो, तुम बिना बताए अब्रॉड चली गई और एक रिच बॉयफ्रेंड पटा लिया और अपनी लाइफ बड़ी आराम से बिता रही हो, और वहाँ तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में सफर कर रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल से अपनी लाइफ बिता रहे हैं, और तुम जैसी लड़की को हमने
पाल पोस कर बड़ा किया और तुम ऐसे ही कर्ज चुका रही हो। और वहाँ पर एक तमाशा स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो कितनी ज़्यादा क्रूल है, अपने ही माँ बाप के साथ ऐसा कर रही है। ये तो प्राइम होस्ट एंकर है ना। अपने बारे में ये सब सुनकर लिन खुद को एक्सप्लेन करते हुए चिल्लाने लगती है कि ये औरत पागल है, मैं तो इसे जानती भी नहीं, ये सब झूठ बोल रही है, और बेहोश हो जाती है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। लिन यानफेन को सीयू के बारे में भड़का रही थी कि जरूर ये सब सीयू ने ही किया होगा, मेरी फैमिली के बारे में सिर्फ उसे ही पता है, कि उसे पता है कि मेरी मॉम कितनी ज़्यादा डेंजरस है, फिर भी उसने मेरे साथ ये सब किया, उसकी वजह से मैं प्राइम होस्ट की पोजीशन से निकल जाऊंगी। डायरेक्टर ने मुझे कह दिया है कि मुझे कुछ टाइम रेस्ट करना चाहिए, और रोने लगती है। यानफेन उसे दिलासा देने लगता है, तभी सीयू वहाँ जाती है और कहने लगती है कि मैंने सुना है तुम्हारा बच्चा बच गया। यानफेन उस पर भड़क जाता है कि तुम चाहती क्या हो, कि हमारा बच्चा मर जाए। लिन कहने लगती है कि मुझे सच सच बताओ, तुमने ही मेरी मॉम को इन्फॉर्म किया था ना। तो सीयू कहती है कि हाँ, जो तुमने मेरे साथ किया मैंने वही तुम्हारे साथ किया। तो लिन नाटक करते हुए कहने लगती है कि अगर तुमने ये पोस्ट की वजह से किया है तो मैंने तुम्हारी पोस्ट नहीं की है, मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ। जिसे सुनकर सीयू कहने लगती है कि ऐसा मत करो वरना तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। यानफेन गुस्से में उस पर हाथ उठाने लगता है, तभी सीयू उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें पता है कि तुम मुझसे लड़ाई में नहीं जीत सकते, तो अपना हाथ अपने पास रखो। यानफेन सीयू को सुनाने लगता है कि तुम एक नंबर की बेकार इंसान हो, तुम ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकती हो, हम एक साथ बड़े हुए हैं और तुम ऐसा कर रही हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करता। जिसे सुनकर सीयू उससे कहने लगती है कि प्यार, तुमने कभी मुझसे प्यार भी किया है? अगर तुमने मुझसे प्यार किया होता तो लिन हमारे बीच में नहीं होती और हमारे बीच में इतनी दूरियां नहीं होती। तुमने कभी लिन पर क्यों नहीं शक किया कि वह भी तुमसे झूठ बोल सकती है? और रही बात सबूत की, और उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है जहां वाई सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी। ये देखकर लिन की हवाइयां उड़ जाती है और वह यान को कहने लगती है कि ये वाई झूठ बोल रही है। सीयू कहती है कि मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं कि ये किसकी आवाज है, तो तुम्हें कैसे पता कि ये वाई की आवाज है। लिन की बोलती बंद हो जाती है और यानफेन लिन की तरफ देखता है। सीयू कहने लगती है कि मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, अगर तुम खुद को बचाना चाहती हो तो दूसरों को हर्ट करना बंद करो, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम दूसरों को देती है, और वहां से चली जाती है। लिन गुस्से में उसे जाते हुए देखते हुए सोचती है कि अब मैं प्राइम टाइम होस्ट तो नहीं रही, पर अभी भी मेरे पास यानफेन है, और यानफेन की तरफ देखकर दोबारा नाटक स्टार्ट कर देती है कि वह झूठ बोल रही थी, वह एक फेक रिकॉर्डिंग थी, जरूर इसमें उसकी कोई चाल होगी, और अपना पेट दर्द का नाटक स्टार्ट कर देती है। जिससे यानफेन फिर से पिघल जाता है और कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर दिखाया जाता है सीयू जिनसिंग से मिलने उसके ऑफिस जाती है, पर वह अभी तक नहीं आया था। वह आसपास देखने लगती है, तभी उसकी नजर यांग शाओ के रिज्यूम पर पड़ती है और देखकर हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शी उस यांग फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है और मिस्टर एंड मिसेस यांग को कहने लगती है कि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, ये नहीं। मिस्टर यांग तो उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, तो वह डीएनए रिपोर्ट दिखा देती है, जिसे देखकर मिसेस यांग तो तुरंत मान जाती है और फौरन उसके गले लग जाती है। शाओ कहने लगती है कि 20 साल पहले इसकी मॉम मिस एन ने आप लोगों से बदला लेने के लिए मुझे इसके साथ स्वैप कर दिया था, जिससे उनकी बेटी आराम से अपनी जिंदगी बिता सके, और मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट किया और अपने हाथों के मारपीट वाले निशान दिखाती है। मिसेस यान ये देखकर सीयू से गुस्से में कहती है कि अब तुम्हारा हमसे कोई भी रिश्ता आता नहीं है, तुम्हारे लिए यांग फैमिली के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है और सीयू सोचने लगती है कि उसने तो बहुत अच्छी और टॉप यूनिवर्सिटी से अपने आगे की पढ़ाई की है, तो उसने इस सेक्रेटरी की जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया। तभी उसे मिस्टर यांग का कॉल आता है और वह बड़े प्यार से उससे बात करते हुए कहने लगते हैं कि तुम कितने दिनों से घर नहीं आई हो, तो मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, तो क्यों ना आज तुम हमारे साथ ही खाना खाओ। तो सीयू सोचने लगती है कि बेशक मॉम ने मेरे से रिश्ता तोड़ दिया है, पर डैड अभी भी मुझे अपने घर की बड़ी बेटी मानते हैं, तो मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकती, और डैड को हाँ कह देती है और वहाँ से चली जाती है। सीयू यांग हाउस पहुँचती है जहाँ पर शाओ उसे देखकर फिर से सुनाने लगती है कि मैंने सुना है तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया, तो तुम यहाँ पर सिंपैथी लेने के लिए मॉम डैड से कुछ मांगने आई होगी। तो सीयू कहने लगती है कि नहीं, डैड ने मुझे खाने पर बुलाया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। तो शाओ उसे सुनाने लगती है कि तुम्हारी मॉम एक मर्डरर है,
तो सीयू कहने लगती है कि मैं उनकी डॉटर कैसे हुई, मैंने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं, पर तुम उनके साथ इतने सालों रही हो तो तुम उनकी ज़्यादा डॉटर हुई ना। जिसे सुनकर शाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसे मारना चाहती थी, पर खुद को शांत करती है कि इसने सेल्फ डिफेंस सीखा है तो मैं इसे मार नहीं सकती। सीयू से कहने लगती है वैसे भी उन्होंने सेल्फ डिफेंस करते हुए उन्हें मारा था, पर तुमने कोर्ट में ये गवाही क्यों नहीं दी कि तुम वहां पर मौजूद थी। अगर तुम गवाही दे देती तो शायद उन्हें उम्र कैद की सजा और एक मर्डरर का थप्पड़ नहीं लगता। जिसे सुनकर शाओ के तो होश उड़ जाते हैं कि इसे ये सब कैसे पता। 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर सेल्फ डिफेंस करते हुए येन ने अपने ही पति का खून कर दिया था और उस टाइम शाओ वहां पर मौजूद थी और मौका देखकर तुरंत वहां से भाग गई। शाओ को डरते हुए देख सीयू उसे और ज्यादा डराने लगती है कि क्या तुम कुछ छिपा रही हो, तुम्हें बताओ कि तुमने ये कोर्ट में बताया क्यों नहीं कि तुम वहाँ पर थी, क्या तुम्हें बचाने के लिए मॉम ने डैड का खून कर दिया। और सोचती है कि मुझे ये सब नेबर से पता चला। और शाओ डरते हुए सोचने लगती है कि अगर इसे कुछ पता होता तो ये 3 साल तक चुप क्यों रहती। और कॉन्फिडेंस लाते हुए कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारी मॉम मर्डरर और एक अत्याचारी थी, वह जेल जाना ही डिजर्व करती थी। सीयू कहने लगती है कि जो लोग गुनाह करते हैं वही अपनी वॉइस ऊंची कर कर दूसरों की आवाज को नीचा दबाने की कोशिश करते हैं। जिसे सुनकर शाओ को तो कुछ समझ नहीं आता और वह कहने लगती है कि तुम कुछ भी बकवास कर रही हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा, और उस पर हाथ उठाने लगती है। तभी सीयू उसका हाथ पकड़कर रोक देती है। तभी सीयू मिस्टर और मिसेस जांग को आते हुए देख लेती है और तुरंत उसका हाथ पकड़कर खुद के गाल पर टच करते हुए मासूम बनते हुए कहने लगती है कि तुम मुझे मार क्यों रही हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरी जो भी गलती है प्लीज मुझे माफ कर दो। शाओ तो हैरान हो जाती है और दोबारा उस पर हाथ उठाने ही वाली थी। तभी मिस्टर जांग जोर से चिल्लाते हुए उसे रोकते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें 100 बार कहा है कि वह तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। शाओ कहती है कि ये नाटक कर रही है तो डैड उसे कहने लगते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, वह है हमारे घर की मेंबर है। मिसेस जांग तो शाओ का ही साथ देती है और कहती है कि तुम अपनी ही बेटी को बाहर वालों के सामने कैसे डांट सकते हो, इसी की वजह से मेरी बेटी ने लाइफ में कितना सफ़र किया। और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है। मिस्टर जांग सीयू से कहते हैं कि तुम अपनी मॉम का बुरा मत मानना, चलो खाना खाते हैं, और उसे अपने साथ ले जाते हैं। सभी लोग साथ में बैठे हुए थे। तभी शाओ बताती है कि मैंने जिनसिंग की कंपनी में सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। तो डैड कहने लगते हैं कि तुम तो एक डिज़ाइनर हो और उसमें बहुत अच्छा काम कर रही हो, तो इसकी क्या ज़रूरत है। तो शाओ बताती है कि मुझे मिस्टर बो को इम्प्रेस करना है। जिसे सुनकर मिसेस जांग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उन्हें इम्प्रेस कर कर तुम तो मिसेस बो बन जाओगी। ये प्लान सुनकर सीयू मुस्कुराने लगती है। तभी मिस्टर जांग उससे कहते हैं कि तुम आज यहीं पर क्यों नहीं रह लेती। सीयू का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी उसे यानफेंग का कॉल आता है और उसका दोस्त बताता है कि यानफेंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, उसका मूड बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप उसे लेने आ जाइए। तो सीयू डैड को बताती है और वहाँ से चली जाती है। सीयू बार में पहुँचती है जहाँ यानफेंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। वह उसके फ्रेंड को गुस्से में कहती है कि तुमने मुझे क्यों कॉल की, लिन को कॉल क्यों नहीं की। वह कहता है कि कौन लिन, मैं किसी लिन को नहीं जानता, आप तो उनकी लीगल वाइफ हो, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। सीयू कहने लगती है कि ठीक है, तुम इसे मेरी कार में छोड़ दो, मैं इसे घर छोड़ दूंगी। तो वह यानफेंग को उठाकर ले जाने लगता है। तभी यानफेंग ड्रंकन हालत में कहने लगता है कि छोड़ो मुझे, मैंने ड्रिंक नहीं कर रखी। और सीयू को देखकर फौरन उसके गले लगकर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया, और रोने लगता है। सीयू और यानफेंग को ऐसी हालत में जिनसिंग देख लेता है, उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह वहां से चला जाता है। सीयू यानफेंग को खुद से दूर करती है और कहती है कि मैं लिन नहीं हूँ, तुम मेरे गले क्यों पड़े हुए हो। तो यानफेंग कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम बहुत ज्यादा बुरी हो। जिसे सुनकर सीयू सोच में पड़ जाती है कहीं इसका मुझे धोखा देने का रीजन कुछ और तो नहीं है, और उससे पूछने लगती है कि पास्ट में क्या हुआ था, मुझे सच सच बताओ। यानफेंग उसे अपना जला हुआ हाथ दिखाता है और कहता है कि इसकी वजह से तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हो ना, पर ये निशान तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए ही लगा था। तो सीयू कहने लगती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुमसे इस वजह से नफरत करती हूँ। यानफेंग कहता है कि तुम डायरी लिखती थी ना,
तो वो कहाँ पर है? तो सीयू कहती है वो तो गुम हो गई थी, उसके बाद तो मैंने डायरी लिखना बंद कर दिया था। सीयू तो हैरान थी और उससे सब कुछ पूछना चाहती थी, पर यान पेन ड्रंकन हालत में गिरने लगता है। तभी उसका फ्रेंड उसे संभाल कर कार तक पहुंचा देता है। सीयू यान पेन को घर छोड़ने जाती है, तभी जिनसिंग का उसे कॉल आता है। वह उसे उठाने ही वाली थी, तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। वह सोचती है मैं इसे बाद में चार्ज कर दूंगी, पहले इसे घर छोड़ दूं, और वहाँ से चली जाती है। और ये सब जिनसिंग देख रहा था, उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि अब इसने फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। फिर दिखाया जाता है मॉम सीयू से कहती है कि थैंक यू, तुमने इसे घर छोड़ दिया, क्यों ना तुम आज यहीं पर रह लो, वैसे भी रात बहुत हो गई है। तो सीयू सोचने लगती है कि कल सुबह उठते ही मैं इससे डायरी की बात करूंगी, और उन्हें हाँ कह देती है। नेक्स्ट डे यानफेन सीयू से कहता है कि अगर तुमने मुझे घर छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तो सीयू कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले तुम मुझे बचाते हुए जल गए थे, तो समझ लेना कि मैंने उसी का कर्ज पूरा कर दिया। जिसे सुनकर यानफेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहने लगता है अपना ये नाटक बंद करो, तुम तो चाहती थी ना कि मैं मर जाता। सीयू हैरानी से कहती है कि मैंने कब ऐसा चाहा। यानफेन कहता है कि फिर तुमने ये सब अपनी डायरी में क्यों लिखा था। सीयू कहती है दिखाओ कहाँ लिखा है। यानफेन कहता है कि वह मैंने जला दी। तो सीयू गुस्से में कहती है कि जला दी, या तुम सबूत मिटाना चाहते थे कि असलियत पता ना चले। तुमने पहले मेरी डायरी चुराई और फिर मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि लिन जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तुमने कभी भी उस पर शक नहीं किया, हमेशा मुझ पर ही दोष लगाया। पर ठीक है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लिन के साथ ही खुश रहो, और वहाँ से चली जाती है। यानफेन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सीयू ग्रीन शेड विला में पहुँचती है, जहाँ जिनसिंग उसका वेट कर रहा था, और गुस्से में उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा फोन कहाँ पर है। सीयू बताती है कि वह कल रात बंद हो गया था। जिनसिंग उससे कहता है कल पूरी रात तुम बाहर थी। सीयू मुस्कुराती हुई कहती है कि मैं अगली बार तुम्हें बता दूंगी, और वहाँ से जाने लगती है। जिसे देखकर जिनसिंग को और ज्यादा गुस्सा आता है, और वह उससे कहने लगता है कि क्या तुमने अपने घर का मुझे कुत्ता समझ रखा है। तुम जब चाहो मेरे पास आओगी और जब चाहे मुझे लात मारकर दूर कर दोगी। कल पूरी रात तुम यानफेन के साथ थी ना। तो सीयू उसे पूरी बात बताते हुए कहती है कि मॉम और ग्रैंडपा की वजह से मुझे उसको घर छोड़ना पड़ा। जिसे सुनकर जिनसिंग को गुस्सा आता है, और वह कहता है क्या तुम सच में उनकी वजह से ये सब कर रही हो, या यानफेन की वजह से? क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। सीयू गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि हमने पहले ही बताया था कि हम एक दूसरे के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हम यहीं पर अपना रिलेशनशिप टर्मिनेट कर सकते हैं। जिसे सुनकर जिनसिंग को और ज्यादा गुस्सा आता है, और वह कहता है कि तुम कितनी ज्यादा हार्टलेस हो, और वहां से गुस्से में चला जाता है। सीयू अपना फोन ऑन करती है, जिसमें जिनसिंग के बहुत से कॉल और मैसेजेस थे। वह अपनी फ्रेंड को कॉल कर अपनी फीलिंग के बारे में बताती है। तो फ्रेंड कहती है कि यह है यानफेन से तो बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम्हें अपनी फीलिंग कन्फेस कर लेनी चाहिए। जिनसिंग सीयू के मैसेज का वेट करते हुए कहता है कि ये कितनी ज्यादा बुरी है, इसने एक बार भी मुझे मैसेज नहीं किया, और अपने सेक्रेटरी को एक फाइल देते हुए कहता है कि पीआर डिपार्टमेंट से बोलो इसे ऑनलाइन पोस्ट कर वायरल कर दे। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ सीयू को डायरेक्टर का कॉल आता है, और वह उसे दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर प्राइम होस्ट की पोजीशन संभालने के लिए कहता है। जिसे सुनकर सीयू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कारण पूछती है। तो डायरेक्टर कहता है कि आप ऑनलाइन चेक कर लो, और कॉल कट कर देता है। सीयू ऑनलाइन पढ़ने लगती है, जहां उसकी मॉम के मर्डर की एक्सप्लेनेशन दी हुई थी, और बताया था कि सीयू बचपन से ही जांग फैमिली में पली है, और उनकी एल्डर डॉटर भी है, तो उसकी और उसकी मॉम का कोई भी रिलेशन वैसे नहीं है। सीयू रेस्टोरेंट में बैठी थी, तभी वहाँ पर जांग फैमिली आ जाती है। सीयू उन्हें देखकर पूछने लगती है कि आप लोग तो रेस्टोरेंट का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ना। तो मिस्टर जांग बताते हैं कि कुछ दिनों के बाद शाओ का बर्थडे आ रहा है, तो हमने यहीं पर एक फ्लोर बुक किया है पार्टी के लिए। जाओ एक प्लान बनाती है और कहने लगती है कि उसी दिन तो सीयू का भी बर्थडे है ना, तो क्यों ना हम साथ में सेलिब्रेट करें। सीयू का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, इस वजह से वह उसे मना करते हुए कहने लगती है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारा स्पेशल डे है, तो मैं तुम्हारी लाइमलाइट नहीं चुराना चाहती। शाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह मन ही मन में सोचने लगती है कि उस दिन तो मैं तुम्हें एक बड़ा सा सरप्राइज दूंगी, और सबको पता तो चले कि तुम्हारी हमारी फैमिली में क्या रेपुटेशन है, और अपनी मॉम के सामने नाटक करते हुए मनाने लगती है। मिसेस जांग सीयू से कहने लगती है कि तुम्हें बर्थडे में जरूर आना होगा, वैसे भी सबको पता है कि तुम घर की एल्डर डॉटर हो,
तो तुम्हारे और इसके रिलेशनशिप में कोई भी कमी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा तो घर बस गया पर इसका अभी बाकी है। तो सीयू मान जाती है और वह लोग खुश होकर वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर जिनसिंग आ जाता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर सीयू के 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके थे। वह तो सोच में पड़ रही थी कि अचानक से इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया, क्या ये सब जिनसिंग की वजह से है। तभी उसे जिनसिंग का कॉल आता है। सीयू उससे पूछने लगती है कि जो भी इंटरनेट पे हो रहा है क्या वह तुम्हारी वजह से है। तो जिनसिंग उसे कहता है कि तुम मुझे थैंक यू कैसे बोलोगी। तो सीयू कहने लगती है कि तुम जो चाहो। तो जिनसिंग उसे लंच पे बुला लेता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। दोनों बड़े प्यार से लंच करते हैं। जिनसिंग सीयू को बताता है कि मैंने तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर पर इन्वेस्टिगेशन करवाई है और मुझे एक वीडियो मिली है, और उसे उस दिन की वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर सीयू खुश होकर कहती है कि तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिली। तो जिनसिंग बताता है कि उसी दिन एक कार वहां पर पार्क थी और उसी के डैश कैम से ये वीडियो मिली है। सीयू खुश होती हुई कहती है कि इससे प्रूफ हो जाएगा कि वह एक सेल्फ डिफेंस था और उनकी सजा भी कम हो जाएगी, और जिनसिंग को थैंक यू कहने लगती है। जिनसिंग भी बहुत ज्यादा खुश था। तभी पीछे से शाओ उन दोनों को देख लेती है और सोचने लगती है कि ये आदमी तो यानफेन नहीं है, क्या इसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और फौरन उनके फोटो खींचकर यानफेन को भेज देती है। जैसे ही यानफेन को ये फोटो मिलती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह तुरंत सीयू को कॉल कर कहने लगता है कि तुम कहाँ हो और किसके साथ हो। तो सीयू उसे बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, जिसे सुनकर उसकी ईगो हट हो जाती है और वह कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, भूलो मत तुम मेरी वाइफ हो, अगर किसी ने देख लिया तो वह क्या कहेंगे। सीयू कहती है कि कौन सी वाइफ, तुम्हारा रिश्ता ही क्या है मेरे साथ जो तुम फालतू बकवास कर रहे हो। अगर तुम्हें अपनी इज्जत की पड़ी होती तो तुम अगले ही दिन मिस्ट्रेस लाकर मेरे सर पर नहीं बैठाते। यानफेन के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। तो सीयू कहने लगती है कि फालतू में मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, और कॉल कट कर देती है। जिनसिंग को तो बॉयफ्रेंड सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है और सीयू से फ्लर्ट करने लगता है। सीयू ऑफिस पहुंचती है और देखती है कि सभी कोलीग को ट्रीट मिली है और ये लिंग और उसके बॉयफ्रेंड ने ऑर्डर किया है। लिंग बड़े एटीट्यूड से सीयू को भी खाना खाने के लिए कहती है। तो सीयू उसे मना कर देती है कि मैं डाइटिंग पर हूँ, और उससे पूछती है कि आप लोग वैसे शादी कब कर रहे हैं। तभी एक कोलीग कहती है कि आप जल्दी शादी कर लीजिए क्योंकि आपको तीसरा महीना स्टार्ट हो गया है, फिर आपको ड्रेस भी फिट नहीं होगी। जिसे सुनकर लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इसे पता है जब तक ये डिवोर्स नहीं देगी तब तक हम शादी नहीं कर सकते, और जानबूझकर इतने लोगों के सामने क्वेश्चन कर रही है। तभी एक आदमी कहता है, हाँ मुझे याद आया, मिस्टर यान की शादी तो 3 साल पहले हो चुकी है ना। ये तो बहुत न्यूज में चला था कि इनकी एक बिजनेस मैरिज है और एक बिजनेसमैन की बेटी से इनकी शादी हुई थी। सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि मतलब लिन एक मिस्ट्रेस है। सीयू ने चिढ़ाती हुई कहने लगती है कि फिर क्या हो गया अगर शादी है तो, वैसे भी आजकल डिवोर्स कितने लोग नहीं लेते। यानफेन को ये सुनकर खुशी नहीं होती और वह सीयू को चुप रहने के लिए कहता है। सीयू कहती है चलो मैं चलती हूँ, आप लोग खाना एंजॉय करो, और वहाँ से चली जाती है। और यानफेन गुस्से में उसके पीछे। वह सीयू को रोकता है और कहता है कि मुझे बताओ कि वह आदमी कौन था। सीयू कहती है कि तुमसे क्या मतलब, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या तुम जेलस हो, क्या तुम 2 नावों में सवार होना चाहते हो। यानफेन गुस्से में उससे कहता है कि मैं तुमसे सीधा सवाल कर रहा हूँ कि कल तुम्हारे साथ वह आदमी कौन था। तभी वहाँ पर जिनसिंग आ जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, और सीयू के पास आकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर यानफेन सोचने लगता है कि मैं इससे पंगा नहीं ले सकता, और प्यार से कहने लगता है कि आप मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। तो जिनसिंग कहने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जिसे सुनकर यानफेन के तो हवाइयाँ उड़ जाती है और वह कहने लगता है कि आपको पता है ना ये शादीशुदा है। जिनसिंग कहता है तो दिखाओ अपना मैरिज सर्टिफिकेट। यानफेन सोचने लगता है कि क्या सीयू ने इसे बता दिया कि हमारे पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, इसीलिए ये मांग रहा होगा, और कहने लगता है कि हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी और वहां पर बहुत से गेस्ट भी आए थे जिनकी गवाही में मुझे मैरिज सर्टिफिकेट का प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी लीगल वाइफ है। जिसे सुनकर जिनसिंग कहने लगता है कि तुम खुद को इसका हस्बैंड बताते हो। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में लव होता है, लॉयल्टी होती है, धोखाधड़ी नहीं। अगर तुमने सच में इनसे शादी की है तो बताओ लिन के पेट में किसका बच्चा है। जिसे सुनकर यानफेन की बोलती बंद हो जाती है। जिनसिंग सीयू को पकड़ता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो इससे दूर रहो, दोबारा इसको परेशान करने की कोशिश की तो देख लेना क्या होगा तुम्हारा हस्न। और सीयू को खुद के साथ ले जाता है। यानफेन तो उन दोनों को देखा रह जाता है। तभी पीछे से लिन आ जाती है और यानफेन से पूछने लगती है कि क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो।
यान पेन चुप हो जाता है। लिन सोचने लगती है कि पहले जब मैं ये क्वेश्चन पूछती थी तो ये तुरंत मुझे आंसर दे देता था, पर अब सब कुछ चेंज हो चुका है। मुझे जल्द से जल्द इसे अपना बनाना होगा। और उससे कहने लगती है कि हम जल्दी शादी कर लेते हैं, तुम सीओ से डिवोर्स ले लो। जिसे सुनकर यान पेन सोचने लगता है कि लिन को अभी तक नहीं पता कि हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, और कहने लगता है कि मैंने कहा ना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा। लिन कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। देखो सब लोग मुझे अब मिस्ट्रेस कह रहे हैं, मुझे अपनी परवाह नहीं है। थोड़ा मेरे बच्चे के बारे में तो सोचो, क्या वह सारी उम्र एक मिस्ट्रेस के बच्चे के नाम से जाना जाएगा? यान पेन कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, और वहां से चला जाता है। जो देख कर लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि ये सब उस सीयू की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर दिखाया जाता है सीयू कहीं खोई हुई थी, तभी जिन सिंह उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम ऐसे दूसरे आदमी के बारे में क्यों सोच रही हो? सीयू उसका साथ देने के लिए उसे थैंक यू कहती है और उसके हाथ को बड़े ध्यान से देखने लगती है, जिसमें एक पिंक कलर की रिंग पहनी हुई थी, और उससे पूछने लगती है कि ये तुम्हें किसने दिया है? तो जिन सिंह कहता है क्यों, तुम जेलस हो? सीओ से मना करती है तो जिन सिंह कहने लगता है कि जब तुम जेलस होगी मैं तभी तुम्हें बताऊंगा। जिन सिंह कुछ दिनों के लिए बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से सीयू की नींद पूरी नहीं होती और वह ऑफिस में सो रही थी। तभी वहां पर यान पेन आ जाता है और उसे देखकर सोचने लगता है तुम्हारे होते हुए मैं किसी और से कैसे प्यार कर सकता हूं, और आगे बढ़कर उसे किस करने ही वाला था। तभी लिन वहां पर आ जाती है, जो ये देखकर उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? लिन की चिल्लाने की आवाज सुनकर सीयू की नींद भी खुल जाती है और वह खुद के करीब यान पेन को देखकर कुछ बोलने ही वाली थी, तभी यान पेन वहां से बाहर चला जाता है। लिन सीयू पर ही भड़क जाती है कि तुम यान पेन को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। तो सीयू कहने लगती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं सो रही थी? वैसे भी पहले मुझे लगता था कि तुम्हारा प्यार बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पर अब देखकर कुछ और ही लग रहा है। लिन कहने लगती है कि तुम मुझसे जेलस हो ना? तो सीयू कहने लगती है कि तुम्हारे पास ऐसा है ही क्या जो मैं तुमसे जेलस होंगी? ना नाम ना स्टेटस, सिर्फ यान पेन का सहारा है, उसका भी कोई नाम नहीं है। लिन कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम यान पेन को डिवोर्स दे देती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम जल्दी शादी कर लेते। तो सीयू सोचने लगती है कि शायद यान पेन ने इसे बताया नहीं है कि हमारी शादी रजिस्टर नहीं हुई, चलो मैं भी मजे लेती हूँ। और कहने लगती है कि मेरी एक शर्त है, अगर यान पेन ने डिवोर्स पेपर में साइन कर दिए तो मैं बिना कुछ कहे उस पर साइन कर दूंगी। और वहां से चली जाती है। सीयू जा रही थी तभी जिनसिंग वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर सीयू फौरन उसके गले लगते हुए कहने लगती है कि तुम तो बिजनेस ट्रिप के लिए गए थे ना? तो जिनसिंग कहने लगता है कि मैं जल्दी काम खत्म कर कर आ गया। ड्राइवर कहने लगता है आपको पता है मिस्टर बो ने हमसे कितनी ज्यादा मेहनत करवाई, पूरी 7 दिन की ट्रिप थी और उन्होंने 3 दिन में ही सारा काम खत्म कर कर यहाँ पर आ गए, क्योंकि वह आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। जिन सिंह उसे चुप रहने के लिए कहता है तो ड्राइवर सोचने लगता है कि इन्होंने ही मुझसे 3 से 4 बार ये कहने के लिए प्रैक्टिस करवाई और अब खुद मना कर रहे हैं, आखिर करना क्या है? जिन सिंह सीयू को एक कॉस्टली नेकलेस बर्थडे गिफ्ट में देता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा बर्थडे का क्या प्लान है। तो सीयू उसे सारा कुछ बताती है कि मेरी सिस्टर का भी उस दिन बर्थडे है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, जिससे जिन सिंह थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो सीयू उससे कहने लगती है पर मैं वहाँ से जल्दी आ जाऊंगी, तुम मेरे लिए एक छोटा सा केक प्रिपेयर करके रखना, हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ऑफिस में जाओ जिन सिंह से मिलने आई थी और उससे बताने लगती है कि हम ओल्ड लेडी के बर्थडे पर मिले थे, पर जिन सिंह उसकी बातों पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं करता और सेक्रेटरी को उसे उठाकर बाहर फेंकने के लिए कहता है। पर जैसे ही जाओ बताती है कि मैं आपको बर्थडे पर इनवाइट करने आई हूँ, वैसे ही जिन सिंह को याद आता है सीयू ने उसे बताया था कि जांग फैमिली का बर्थडे है, तो वह उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसे देखकर शाओ तो खुश हो जाती है कि जरूर जिन सिंह के दिल में भी मेरे लिए कुछ है, तभी उसने मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। वहीं जाओ सियाओ को एक पुरानी ड्रेस भिजवाती है अपनी मदर के नाम से कि कल तुम यही पहन के रहना वरना मदर डिसअपॉइंट हो जाएगी। सियो समझ जाती है कि ये मदर के नाम से मुझे पुरानी ड्रेस पहनवाना चाहती है। फिर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग जाओ के लेटेस्ट डिजाइन के गाउन की तारीफ कर रहे थे और सीयू से कहने लगते हैं कि इसने तो कितनी पुरानी ड्रेस पहनी है पर फिर भी ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, जिसे सुनकर जाओ को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है और कहती है लगता है ये लोग सच में अंधे हो चुके हैं, पर मुझे क्या, मैंने तो इसके लिए एक अच्छा गिफ्ट रखा है। जाओ अपने सभी फ्रेंड्स के सामने सीयू की बेइज्जती करने लगती है कि मैंने ये ड्रेस एक लोकल मार्केट से खरीदी थी और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इस वजह से मैंने ये इसे दे
दी। तभी उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम अपने बच्चे कुचे कपड़े इसे देते हो, पर मैंने तो सुना है ये तुम्हारी बड़ी बहन है। जाओ कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, ये हमारे घर में बस एक नैनी है जो हमारे घर में बस रह रही है और हमारे घर का कहना मानती है। और सीयू से ड्रिंक लाने के लिए कहती है और कहती है देखो ये कितनी ज़्यादा ओबीडियंट है। सीयू ड्रिंक लाकर उसे देती है तो जाओ कहने लगती है कि मेरे जूते बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, तुम साफ कर दो। सीयू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह ड्रिंक उसके जूतों के ऊपर गिरा देती है, जिसे देखकर जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और सीयू कहने लगती है तुम्हें ड्रिंक पीना था ना तो अच्छे से एक एक बूंद पीना, और वहाँ से चली जाती है। शाओ के फ्रेंड उसे भड़काने लगते हैं कि देखो इसने तुम्हारे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव जूते खराब कर दिए, इसे तुम्हें सबक सिखाना ही चाहिए। शाओ सीयू को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने लगती है तो सीयू कहती है कि खुद को और ज़्यादा एम्बैरस मत करो। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है, जिसे देखकर शाओ बड़े प्यार से उसके पास जाती हुई कहती है कि ये मेरी बड़ी बहन है और सबके सामने अनाउंस करती है कि हम लिन को अडॉप्ट कर रहे हैं, अब से यह भी जांग फैमिली की डॉटर है। सीयू तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि तुम इतनी ज़्यादा बेकार हो। तभी वहाँ पर मिस्टर जांग आ जाते हैं और शाओ को डांटते हुए कहने लगते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें पता है ना यानफेन और इसका रिश्ता अभी तक अनक्लियर है। शाओ कहने लगती है डैड मैंने मॉम से इस बारे में बात की थी और उन्हें ये सब पता है। तो मिसेस जांग कहने लगती है कि हाँ मुझे ये पता है कि जाओ और ये बहुत ज़्यादा करीबी है, तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। जिसे सुनकर सीयू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह वहाँ से जाने लगती है। तभी लिन उसके पीछे जाती है और उसे रोकती है। सीयू कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा गिर सकती हो मुझे नीचे गिराने के लिए। लिन कहती है कि मेरे पास कोई भी नेम और स्टेटस नहीं था, मेरा हर दिन बेकार जाता था, पर उस दिन मैं बहुत ज़्यादा लकीएस्ट पर्सन रही जिस दिन मैं पहली बार तुमसे मिली। हाई स्कूल में तुमने मुझे बुली होने से बचाया और हमेशा मेरा साथ दिया और मेरा सहारा बने। तो सीयू कहती है तो तुम उसका यही बदला ले रही हो। तो लिन कहने लगती है कि नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, पर मैं तुमसे जेलस थी। मैं हमेशा सोचती थी कि सब कुछ तुम्हें ही क्यों मिले, अच्छी फैमिली, डैड और एक लवर। मुझे हर वो चीज़ चाहिए थी जो तुम्हारे पास थी, इसीलिए मैंने सब कुछ छीन लिया। तो सीयू कहती है कि तुम अपनी जेलसी के चक्कर में मुझे हर्ट करना चाहती थी ना, पर मैं तुम्हें बता दूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहाँ से जाने लगती है। तो लिन उसे रोकती है और कहने लगती है कि तुम्हें ऐसे कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उससे लड़ने लगती है और नीचे गिरने का नाटक करने लगती है कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया और चिल्लाने लगती है। सभी लोग ये देखकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जाओ सीयू को सुनाने लगती है कि तुम उसके बच्चे को कैसे हर्ट कर सकती हो, तुम ऐसा इसीलिए कर रही हो ना क्योंकि उसके पेट में यांगफेंग का बच्चा है। लिंग कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। सीयू कहने लगती है कि तुम अपना नाटक बंद करो, तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। यानफेन भी सीयू पर भड़क जाता है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सभी लोग वहाँ पर बातें करने लगते हैं कि इसकी रियल मदर एक मर्डरर है और ये बच्चे को भी मारने की कोशिश कर रही है। मिस्टर जांग सीयू को ही कहने लगते हैं कि तुम लिन से माफ़ी मांगो। तो सीयू साफ साफ मना कर देती है कि मैंने इसे धक्का नहीं दिया तो मैं क्यों माफ़ी मांगू। तो मिस्टर जांग कहते हैं कि अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो आज के बाद हमारा और तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं होगा और तुम हमारी फैमिली की बेटी नहीं होंगी। जिसे सुनकर सीयू को याद आता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मिस्टर जांग मिसेस जांग को मना रहे थे कि सीयू हमारी बेटी है, हम उसे घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, पर जब मिसेस जांग नहीं मानती तो मिस्टर जांग कहने लगते हैं कि हम उसे ऐसे बाहर नहीं फेंक सकते, अगर हमने उसे बाहर फेंक दिया तो देखो लोग क्या कहेंगे, वह हमारे बारे में कितनी बुरी बुरी बातें करेंगे। सिर्फ 2 रोटी की तो बात है, हम उसे घर में रहने देंगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब प्रॉपर्टी की बात आएगी तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी रियल बेटी के नाम ही करूँगा। जिसे सुनकर मिसेस जांग मान जाती है और उनकी ये कन्वर्सेशन सीयू सुन लेती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और सीयू सोच रही थी कि डैड आपको हमेशा लोगों की ये परवाह रही है, इसी वजह से आपने मुझे इस घर में रहने दिया। और कहती है कि मैं आखिरी बार आपको डैड कह रही हूँ और सबके सामने अनाउंस कर देती है कि आज से मेरा जांग फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है। तभी वहाँ पर जिनसिंग आ जाता है, जिसे देखकर मिस्टर जांग बड़े प्यार से उससे बातें करने लगते हैं। तो जिनसिंग कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने आया हूँ, अगर इससे किसी ने बुली किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। शाओ सोचने लगती है कि आखिर सीयू ने इसे कब पटाया। जिनसिंग लिन से पूछता है कि क्या सच में सीयू ने तुम्हें गिराया है।
तो लिन हाँ कहती है, जिसे देखकर जिनसिंग उसे वीडियो दिखाता है जिसमें लिन और सीयू की पूरी कन्वर्सेशन थी। लिन तो ये देखकर हैरान हो जाती है और सभी लोग बातें करने लगते हैं कि लिन इतनी ज्यादा बेकार कैसे हो सकती है। बचपन में सीयू ने इसका सहारा बना और इसका साथ दिया और इसने इसके साथ ऐसा किया और इससे सब कुछ छीनना भी चाहती है। और जांग फैमिली ऐसी लड़की को अडॉप्ट करना चाहते हैं। मिस्टर जांग कहने लगते हैं कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मेरी सिर्फ 2 ही बेटी है, और अडॉप्शन कैंसिल कर देता है और लिन और यानफेन को वहां से जाने के लिए कहता है और शाओ को सीयू से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। तो शाओ बड़े प्यार से सीयू से माफ़ी मांगने लगती है। तो सीयू कहने लगती है कि बेशक तुम मजाक कर रहे थे, पर मैं कुछ भी मजाक नहीं कर रही थी। अब से मेरा और आपका कोई भी लेना देना नहीं है। जांग फैमिली को मैं पहचानती भी नहीं। मिस्टर जांग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वह जिनसिंग के सामने उसे कुछ भी नहीं कह पाता। जिनसिंग सबके सामने अनाउंस करता है कि आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और मैं सभी को 80th फ्लोर पर इनवाइट करता हूँ, और सीयू को लेकर वहाँ से चले जाता है। सभी गेस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं यानफेन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। लिन उससे माफ़ी मांगते हुए कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यानफेन कहने लगता है कि ये पहली बार नहीं है जब तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुमने बहुत बार बोला है। लिन कहने लगती है क्यों ना अब हम सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करें, वैसे भी सीयू को मिसेज यान की आइडेंटिटी नहीं चाहिए। उसने जिनसिंग का हाथ पकड़ लिया है और उसने ये डिवोर्स पेपर भी भिजवाए हैं जिसमें उसके साइन है, और उसे डिवोर्स पेपर देती है, जिसे देखकर यानफेन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लिन सोचने लगती है अब इस डिवोर्स पेपर को देखकर इसका मेल ईगो तो ज़रूर हर्ट हो जाएगा और यह तुरंत साइन कर देगा। यानफेन गुस्से में उसे देखता है और उसे मोड़ मारकर फेंक देता है और कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता कि हमने मैरिज सर्टिफिकेट लिया ही नहीं, तो ये डिवोर्स एग्रीमेंट कहाँ से आया? तुम अभी तक मुझसे झूठ बोलती आ रही हो। तुमने इस एग्रीमेंट में उसके नकली साइन कर दिए। जरूर तुमने डायरी में भी उसकी हैंडराइटिंग कॉपी कर कर वो सब लिखा होगा और मुझे सीयू के खिलाफ कर दिया। जिसे सुनकर लिन के तो होश उड़ जाते हैं और वह फौरन उससे माफी मांगते हुए अपने होने वाले बच्चे की दुहाई देने लगती है। यानफेन सोचने लगता है कि अब तो मैं सीयू के साथ भी अपनी जिंदगी दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वह कभी भी मुझे माफ नहीं करेगी। और गुस्से में लिन से कहता है कि हमारे बीच में जो भी था वह सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। मैं तुम्हें जितना भी कंपनसेशन बनता है दे दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ हो, पर इससे ज्यादा हमारे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। लिन तो परेशान हो जाती है, तभी उसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जिनसिंग सीयू को घर लेकर आ जाता है। सीयू कहने लगती है कि हम तो पार्टी में जाने वाले थे ना, तो घर पर क्या कर रहे हैं? जिनसिंग कहता है कि मैं आज का दिन सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता था, और उसकी आंखें खोलता है। जैसे ही सीयू जिनसिंग की प्रिपरेशन देखती है वह तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। जिनसिंग कहता है कि मुझे हस्बैंड का स्टेटस दे दो, जिसे सुनकर सीयू कहने लगती है मैं वो तब तक तुम्हें नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुम्हारे रूम में वाली फोटो और जो तुम्हें पिंक रिंग दी है वो किसने दी है। जिसे सुनकर जिनसिंग मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम जेलस हो? तो सीयू उसे मना करती है। तो जिनसिंग कहने लगता है मेरे रूम में जिसकी फोटो है और जिसने मुझे ये रिंग दी है वह सिर्फ तुम हो, मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहती थी। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ बचपन में सीयू ने जिनसिंग को डूबने से बचाया था। जब सीयू वहां से जा रही थी तब जिनसिंग ने उसे रोकने के लिए उसका बैग पकड़ा था और उसका छल्ला उसके हाथ में आ गया था। फ्लैशबैक खत्म होता है। सीयू कहने लगती है अच्छा तो वो लेक वाले लड़के तुम हो? जिनसिंग मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें अब जाकर याद आ रहा है कि मैं कौन हूँ? सीयू कहती है मतलब जिस दिन हम पहली बार मिले थे तो तुम्हें पता था कि मैं कौन हूँ? जिनसिंग हाँ कहता है, जिसे सुनकर सीयू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फौरन उसके गले लग जाती है। फिर दिखाया जाता है सीयू उसका दरवाजा खटखटाते हुए कहती है तुम तैयार हुए कि नहीं? जिनसिंग कहता है क्या तुम सच में अपनी वेडिंग फोटो इस ड्रेस में करवाना चाहती हो? सीयू अंदर जाती है जहां जिनसिंग अलमारी में बैठा हुआ था। जिनसिंग कहता है क्या तुम घर के मामले और बाहर के मामले अलग अलग नहीं रख सकती? हम ऐसे में कैसे फोटो खिंचवाएंगे? सीयू उसे मनाती हुई कहती है कि नहीं, मुझे ऐसी ही ड्रेस में अपनी वेडिंग शूट करवानी है, और उसे मनाकर ले जाती है। दोनों फोटो खिंचवाते हैं और फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा खुश था और कहने लगता है कि मैंने पहली बार ऐसे डेयरिंग कपल देखे हैं जो इस ड्रेस में अपना वेडिंग शूट करवा रहे हैं। तभी ऊपर से आवाज़ आती है अगर तुम्हारा हो गया तो यहाँ पर कुछ और कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, तो तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। फोटोग्राफर वहाँ से चला जाता है। सीयू उसे देखकर कहने लगती है कि अब फोटो हो गई तो अब हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करें।
और मुस्कुराते हुए उसे देखती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि पूरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। मुझे तो ये पूरी मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।